जवाहर गर्ग के हाथ में एक ठोस सोने का मोन ब्लैंक पेन हवा में लटका हुआ था। अपने जीवन के सबसे आकर्षक अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से ठीक 3 मिमी पहले पूरी दुनिया थम गई। वह सैन पेड्रो गार्जा गार्सिया, मुंबई के सबसे विशिष्ट और अभिजात्य रेस्तरां लेतवाल की मुख्य मेज पर बैठा था। उसके चारों ओर रियल एस्टेट के 3 अधिकारी 40 करोड़ रुपए की खरीदारी को अंतिम रूप देने के लिए उसके हस्ताक्षर का इंतजार कर रहे थे। सब कुछ एकदम सही था। जवाहर का नेवी ब्लू सूट, दोष रहित, टेलर मेड, बिना टाई के, लेकिन 32 वर्षीय ऐसे व्यक्ति की पूर्ण शक्ति को दर्शाता था जिसने शहर पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसकी छोटी, पूरी तरह से तराशी हुई दाढ़ी, उसकी हावी मुद्रा। वह दुनिया का राजा था, एक आदमी जो हमेशा जीतता था, एक आदमी जिसने अपने जीवन के सबसे बड़े अपमान पर काबू पा लिया था, या ऐसा वह मानता था। उसका ठंडा, गणनात्मक टकटकी 1 सेकंड के लिए सफेद मेजपोश पर रखी मेज से हट गया, और तभी उसने उसे देखा। इस दृश्य ने उसके फेफड़ों से ऑक्सीजन छीन ली। यह 200 किमी घंटा की रफ्तार से कंक्रीट की दीवार से टकराने जैसा था। लगभग 15 मीटर दूर कमरे के कम रोशनी वाले हिस्से में एक महिला मेज साफ कर रही थी। विपरीतता हिंसक, लगभग भद्दी थी। सुनहरे रंग, संगमरमर और उत्तम क्रिस्टल के सुरुचिपूर्ण माहौल के बीच महिला ने एक चमकीले नारंगी रंग की, सस्ती और घिसी पिटी सफाई की वर्दी पहनी हुई थी, जिसके कॉलर और किनारे सफेद थे। वह पूरी तरह से बेमेल थी, लेकिन जवाहर को जिसने स्तब्ध कर दिया वह वर्दी नहीं थी, वह थी वलेरिया, उसकी पूर्व पत्नी। सोने का पेन जवाहर की उंगलियों से फिसल गया और कांच की मेज पर एक सूखी आवाज के साथ गिर गया, जिससे अरबों के दस्तावेज पर काली स्याही का एक मोटा धब्बा लग गया। सब ठीक है, जवाहर? दूसरे अधिकारी ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। जवाहर ने जवाब नहीं दिया, पलक नहीं झपकाई, सांस नहीं ली। उसकी गहरी आंखें दूर की महिला पर टिकी हुई थीं। उसका दिमाग, जो सेकंड के अंश में संख्याओं और रणनीतियों को संसाधित करने का आदी था, उसके सामने की अतार्किक छवि से ढह गया। 9 महीने पहले वलेरिया मेंडोजा, वह महिला जिससे वह अंधे जुनून से प्यार करता था, ने उसके चेहरे पर तलाक के कागजात फेंक दिए थे। उसने कहा था कि वह उससे तंग आ चुकी है, कि उसे कोई बेहतर मिल गया है, कोई ऐसा जिसके पास उसके लिए समय हो, और वह यूरोप में एक यूरोपीय उत्तराधिकारी के साथ विलासिता के रोमांस के लिए एक पैसा भी लिए बिना चली गई थी। जवाहर ने लगभग 1 साल तक उससे नफरत की थी, विश्वासघात के जहर को निगला, अपने दर्द को काम में डुबो दिया, जब तक कि वह एक ठंडा, अछूत स्टील का दिग्गज नहीं बन गया। लेकिन 15 मीटर दूर खड़ी महिला पेरिस में नहीं थी, गहनों से ढकी हुई या उच्च फैशन पहने हुए नहीं थी। वलेरिया एक सफेद कपड़े से मेज को बेचैनी से, बेतरतीब ढंग से रगड़ रही थी, जैसे कि उसकी जान उस पर लगे सॉस के दाग को हटाने पर निर्भर हो। उसके हल्के भूरे बाल, जो पहले हमेशा उत्तम लहरों में गिरते थे, अब एक बेतरतीब पोनीटेल में बंधे हुए थे। उसकी गोरी त्वचा लाल हो गई थी, उसके माथे और गर्दन से पसीने की मोटी बूंदें बह रही थीं। वह क्षीण, पीली दिख रही थी, आंखों के नीचे गहरी बैंगनी रंग की परछाइयां थीं। उसकी नज़र नीचे की ओर टिकी हुई थी, पूरी तरह से टूटी हुई थी। और तभी वलेरिया दूसरी तरफ की मेज तक पहुंचने के लिए प्रोफाइल में मुड़ी। जवाहर का दिल अचानक रुक गया। उस दम घोंटने वाले, सस्ते नारंगी वर्दी के नीचे वलेरिया का पेट विशाल, गोल, भारी और नीचे की ओर था। एक बहुत उन्नत गर्भावस्था, कम से कम 8 महीने। जवाहर के मस्तिष्क ने चाबुक की गति से गणितीय गणना की। तलाक के 9 महीने, गर्भावस्था के 8 महीने। नहीं, जवाहर ने फुसफुसाया। उसकी आवाज कर्कश थी, उसके गले में मुश्किल से एक रगड़। जवाहर। श्रीमान गर्ग। मेज के दूसरी ओर के वकील ने व्यवसायी के चेहरे पर छाए भयानक पीलापन देखकर अलार्म बजाया। जवाहर एक धक्का देकर खड़ा हो गया। भारी ओक की कुर्सी संगमरमर के फर्श पर हिंसक रूप से चरमराई, जिससे पास की कुछ मेजों पर बैठे लोगों की जिज्ञासु नजरें आकर्षित हुईं। जवाहर को परवाह नहीं थी, उसे अनुबंध की, 40 करोड़ की या अपनी प्रतिष्ठा की परवाह नहीं थी। शानदार रेस्तरां का सारा शोर, बकराट क्रिस्टल के गिलास की खनक, चांदी के कटलरी,
एलीट रेजियो मोंटाना की नरम हंसी एक धीमी गूंज में बदल गई। वह केवल उसे देख रहा था। वलेरिया एक पल के लिए रुकी, कपड़ा मेज पर गिरा दिया और दर्द की मूक अभिव्यक्ति के साथ अपनी पीठ के निचले हिस्से पर हाथ रखा, कमर को मोड़ दिया। वह हाँफ रही थी, थकी हुई, जैसे उसके अपने शरीर और उसके भीतर पल रहे प्राणी का वजह उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने वाला हो। वह महिला जो कभी उसके साम्राज्य का आधा हिस्सा थी, वह महिला जो सिर उठाकर और एक चमकदार मुस्कान के साथ चलती थी, अब वह एक कोने में फंसी हुई जानवर की तरह दिख रही थी जो शारीरिक पतन के कगार पर थी। जवाहर ने उसकी ओर पहला कदम बढ़ाया। नेवी ब्लू सूट के किनारों पर उसकी मुट्ठियां इतनी कसकर बंधी थीं कि उसकी उंगलियों के पोर सफेद हो गए थे। क्रोध, भ्रम और एक आदिम खतरनाक घबराहट का एक जहरीला मिश्रण उसकी नसों में उबलने लगा। यह क्या बकवास हो रहा है? वह उस आदमी कहाँ गया जो उसे धोखा दे रहा था? वह महिला जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी, वह दूसरों के काम क्यों साफ कर रही थी? और वह बच्चा किसका है जो उसके शरीर को विकृत कर रहा है और उसे पैर घसीटने पर मजबूर कर रहा है? जवाहर गलियारे से होते हुए एक वेटर को चकमा देते हुए आगे बढ़ा। उसकी गंभीर, निर्मम और चिंतनशील नजर उस पर टिकी हुई थी। वह जवाब मांगने जा रहा था। जरूरत पड़ने पर वह शब्दों से उसे नष्ट करने जा रहा था। वह हर रात के अनिद्रा का हिसाब लेने जा रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह पहुंच पाता, एक और आकृति दृश्य में आ गई, वलेरिया के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया। वह लेतवाल के महाप्रबंधक अर्मंडो वर्गास थे, 45 वर्षीय व्यक्ति जो एक त्रुटिहीन ग्रे सूट में थे। उनका चेहरा तनावपूर्ण था और उस अहंकार से भरा था जो अपनी स्थिति से नीचे के लोगों को अपमानित करने का आनंद लेता है। जवाहर 3 मीटर की दूरी पर रुका, एक बड़े संगमरमर के स्तंभ और एक असाधारण फूलों की व्यवस्था से आंशिक रूप से छिपा हुआ था। वह सुनने के लिए काफी करीब था, लेकिन उसकी पूर्व पत्नी की दृष्टि से बाहर था। अर्मंडो ने उस मेज को देखा जिसे वलेरिया ने अभी साफ किया था, और फिर लकड़ी के किनारे पर अपनी तर्जनी फिराई। उसने घृणा से उसे हवा में उठाया, जैसे उसने किसी रेडियोधर्मी चीज को छुआ हो। क्या तुम इसे साफ करना कहती हो, मेंडोजा? प्रबंधक ने फुसफुसाया। उसकी आवाज धीमी लेकिन जहर से भरी हुई थी, जो अमीर ग्राहकों को परेशान न करने के लिए डिजाइन की गई थी, लेकिन अपने कर्मचारी को नष्ट करने के लिए एकदम सही थी। मैंने तुम्हें जगह चमकाने के लिए भुगतान किया, न कि गंदगी को इधर उधर फैलाने के लिए। वालेरिया ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। उस संकेत को देखकर जवाहर के सीने में एक चाबुक महसूस हुआ जिसे वह जानता था। वह वलेरिया कभी भी किसी भी परिस्थिति में किसी के सामने सिर नहीं झुकाती थी। वह उग्र थी, गर्वित थी, एक ऐसी महिला जो खुद को रौंदने नहीं देती थी। अब उसकी ठुड्डी उसकी छाती को छू रही थी, पूर्ण अधीनता के कार्य में। मुझे माफ करना श्रीमान वर्गास, वलेरिया ने जवाब दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, निर्जलीकरण के कारण कर्कश। मैं अभी कीटाणुनाशक फिर से लगाती हूँ। मैं थोड़ी चक्कर खा गई थी, बस 1 सेकंड के लिए। मुझे तुम्हारे 5वें दर्जे के बहानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्मंडो ने उसे धमकी भरे तरीके से करीब आते हुए बीच में ही रोक दिया। वलेरिया उस विशाल पेट के कारण मुश्किल से एक अनाड़ी कदम पीछे हट गई। तुम पूरे सप्ताह हॉल में कछुए की तरह रेंग रही हो। अगर तुम कछुए की तरह चलती रहोगी तो आज तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। नहीं, कृपया, उसने पहली बार नजर उठाकर विनती की। जवाहर की आंखें तब चौड़ी हो गईं जब उसने उस महिला के चेहरे पर पूर्ण आतंक देखा जिससे उसने प्यार किया था। श्रीमान वर्गास, कृपया, मुझे इस नौकरी की जरूरत है। किराया शुक्रवार को देय है और मेरे पास क्लिनिक के लिए पैसे नहीं हैं। मैं कसम खाती हूं कि मैं तेज हो जाऊंगी। मुझे मत निकालो, मैं तुमसे विनती करती हूं। वालेरिया की विनती की आवाज एक दांतेदार चाकू की तरह जवाहर के सीने से होकर गुजरी। उसने अपने कानों में खून पंप होते हुए महसूस किया। जिस क्रोध से वह 2 मिनट पहले उससे नफरत कर रहा था, वह एक अंधेरे, आदिम और खतरनाक वृत्ति में बदल रहा था। वह अर्मंडो वर्गास को उसके अपने हाथों से मार डालना चाहता था। वह जो तुमने उठाया है वह मेरी समस्या नहीं है, मेंडोजा,
अरमंडो ने नारंगी वर्दी की ओर इशारा करते हुए थूका। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम गर्भवती हो। किसी ने तुम्हें पैर खोलने के लिए मजबूर नहीं किया। तुम यहां काम करने आई हो। यदि तुम्हारा बच्चा तुम्हें बहुत भारी होने के कारण गति नहीं रख सकता है तो सड़क पर जाकर भीख मांगने जाओ, क्योंकि तुम वहीं की हो। अगर तुम इस क्षेत्र को 3 मिनट में साफ नहीं करती हो तो अपना सामान उठाओ और जाओ, समझा? शब्दों की क्रूरता उस छोटे से क्षेत्र में गूंज उठी। एक मोटी खामोश आंसू वलेरिया के गाल से लुढ़क गया, पसीने में मिल गया। उसने अपने होंठ भींच लिए, रोने को रोक लिया और हताशा में सिर हिलाया। हाँ श्रीमान, समझ गई। उसने कांपते हाथों से कपड़ा पकड़ा और हताशा में लकड़ी को रगड़ना शुरू कर दिया, स्पष्ट पीड़ा के साथ अपने शरीर को मोड़ते हुए। अरमंडो संतुष्टि से मुस्कुराया, अपनी जैकेट के लैपल को ठीक किया और जाने के लिए मुड़ा, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा सका। एक प्लेट के आकार का हाथ पीछे से उसकी गर्दन के चारों ओर कस गया। उसके ग्रे सूट के कपड़े को इतनी जोर से पकड़ लिया कि उसकी शर्ट के बटन फटने वाले थे। प्रबंधक एकदम घुटती हुई कराह में डूब गया जब उसे हिंसक रूप से पीछे की ओर खींचा गया। वह जवाहर गर्ग के छायादार चेहरे के सामने गिर गया। जवाहर की आंखें अब गणनात्मक व्यवसाय की नहीं थीं, वे एक शिकारी की थीं जो अपने शिकार को फाड़ने से 1 सेकंड दूर था। क्या तुम्हें उससे कोई समस्या है, कचरे? जवाहर गुर्राया। उसकी आवाज एक गहरी घातक बैरिटोन में गूंज रही थी, इतनी ऊंची कि पास की मेजों की सरसराहट तुरंत बंद हो गई। अरमंडो राख के रंग का हो गया। वह जवाहर गर्ग को जानता था। मुंबई के सभी अभिजात वर्ग रियल एस्टेट दिग्गज को जानते थे। वह शहर के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे डरावने ग्राहकों में से एक था। श्रीमान गर्ग, प्रबंधक कांपते हुए हकलाया, उस पकड़ के नीचे जो उसकी सांस को काट सकती थी। और मैं केवल कर्मचारियों को ठीक कर रहा था, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। गर्ग नाम की आवाज ने 2 मीटर की दूरी पर बिजली का प्रभाव डाला। वलेरिया, जो आंसू भरी आंखों से मेज को रगड़ रही थी, पूरी तरह से जम गई। सफेद कपड़ा उसके हाथों से फिसल गया, धीमी गति से फर्श पर गिर गया। ऐसा लगा जैसे कमरे से ऑक्सीजन सोख ली गई हो। धीरे धीरे पूर्ण आतंक से उसका चेहरा विकृत हो गया। वलेरिया ने अपना चेहरा घुमाया, उसकी सांस रुक गई। उसने सहज रूप से अपने उभरे हुए पेट को पकड़ने के लिए अपने हाथ पकड़ लिए, जैसे वह अपने बच्चे को आने वाली नजर से बचा रही हो। जवाहर ने अरमंडो को बेरहमी से धक्का दिया, जिससे प्रबंधक लड़खड़ाया और संगमरमर पर घुटनों के बल गिर गया। लेकिन जवाहर अब फर्श पर पड़े आदमी को नहीं देख रहा था। उसकी आंखें सीधे वलेरिया पर टिकी थीं। रेस्तरां में चुप्पी कब्र जैसी थी। चारों ओर के करोड़पतियों की नजरें दृश्य पर टिकी हुई थीं। तनाव इतना घना था कि उसे क्रिस्टल से काटा जा सकता था। जवाहर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। शर्मनाक वर्दी, काले घेरे, उसकी भूरी आंखों में घबराहट और आखिरकार वह 8 महीने का विशाल पेट। वलेरिया एक कदम पीछे हटी और एक वेटर द्वारा पास में छोड़ी गई खाली कपों की ट्रे से टकरा गई। ट्रे फर्श पर गिर गई। टुकड़ों में टूटे हुए क्रिस्टल की आवाज गोली की तरह चुप्पी को तोड़ गई, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं हिला। वे आमने सामने थे, धोखा खाया हुआ करोड़पति और तबाह हुई पूर्व पत्नी। जवाहर, वलेरिया ने कांपते होंठों से फुसफुसाया, एक और कदम पीछे हटते हुए गायब होना चाहती थी, भागना चाहती थी, मरने से पहले कि वह एकमात्र प्रश्न पूछे जिसका जवाब देने की उसने कसम खाई थी। जवाहर ने अपने इतालवी जूतों से टूटे हुए क्रिस्टल को कुचलते हुए उसकी ओर एक कदम बढ़ाया। उसकी आंखें दर्द और गुस्से से जल रही थीं। महीने, वलेरिया। जवाहर की आवाज नीची, कर्कश थी और पूर्ण चुप्पी में गूंज उठी। 9 महीने हो गए हैं जब तुम भागी थी। जवाहर ने नीचे उसकी पेट की ओर देखा। उसकी पुतलियों में मौत की सजा की तरह गणना चमक रही थी। 8 महीने की गर्भावस्था। वलेरिया ने अपने मुंह को हाथों से ढंक लिया, एक दबी हुई सिसकी को रोकते हुए, पीछे हटते हुए, जब तक उसकी पीठ दीवार से नहीं टकरा गई। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। जिस दीवार का उसने 9 महीने पहले उसे सच्चाई से बचाने के लिए बनाया था, वह उसके सामने ढह गई थी। लेतवाल में चुप्पी पूर्ण, मोटी, लगभग दम घोंटने वाली थी। 10 करोड़पति खाने वाले, जो शराब के तापमान के लिए शिकायत करने के आदी थे,
अब अपनी सांस रोके हुए थे। कोई भी मांसपेशी नहीं हिला। संगमरमर के फर्श पर डरे हुए प्रबंधक अरमंडो घुटनों के बल बैठा रहा, अपनी गर्दन को रगड़ता रहा। जवाहर गर्ग के नौसेना नीले सूट से निकलने वाली संयमित हिंसा से पंगु हो गया था, लेकिन जवाहर किसी और को नहीं देख रहा था। पूरी दुनिया उस दीवार से लगी औरत, वलेरिया, उसकी वलेरिया, या वह महिला जो कभी उसकी हुआ करती थी, तक सिमट गई थी। जवाहर का दिमाग एक मशीन जो वित्तीय डेटा को नष्ट करने और सेकंड में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित थी, अब तेजी से काम कर रही थी, लेकिन बैंक खातों के नंबरों से नहीं, महीनों, तारीखों, यादों से जो उसके खून को जला रही थी। ठीक 9 महीने उस बरसात वाली दोपहर से, जब उसने अपने ग्रेनाइट काउंटर टॉप पर शादी की अंगूठियां फेंकी थीं। 9 महीने जब उसने उसे एक ठंडी घृणा से देखा था, यह दावा करते हुए कि वह पर्याप्त नहीं था, कि उसे एक सच्चा आदमी मिल गया था, एक यूरोपीय व्यवसायी जो उसे वह दुनिया देगा जो जवाहर हमेशा काम में व्यस्त रहने के कारण नहीं दे पाता था। 9 महीने जब वह बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई, उसके कॉल ब्लॉक कर दिए, नक्शे से खुद को मिटा दिया, और अब उसके सामने एक पेट जो एक शारीरिक रूप से असंभव सच्चाई चिल्ला रहा था। 8 महीने नजरों का मिलना विनाशकारी था। जवाहर ने वलेरिया की भूरी आंखों में उस ठंडी, गणनात्मक महिला की तलाश की जिसने उसे छोड़ दिया था, लेकिन उसे उसकी जगह पर नहीं मिला। उसने केवल एक घायल, आतंकित जानवर देखा। उसके पतले, खुरदुरे हाथ, जो पहले हमेशा उत्तम मैनिक्योर और हीरे से सजे रहते थे, अब सफाई रसायनों से लाल, फटे हुए थे, और सहज, सुरक्षात्मक बल के साथ उसके उभरे हुए पेट को पकड़े हुए थे। 8 महीने। जवाहर की आवाज चीख नहीं थी, यह एक कर्कश फुसफुसाहट थी जो वलेरिया को पंगु बनाने वाले जहर से भरी थी। तुम 8 महीने की गर्भवती हो, वलेरिया ने निगल लिया। घबराहट ने उसके सीने को दबा दिया, उसकी सांस छीन ली। उसकी आंखें आंसू से भर गईं, जो गिरने से इनकार कर रही थीं। वह जानती थी कि जवाहर प्रतिभाशाली था। वह जानता था कि वह घटाव करने में 5 सेकंड से अधिक समय नहीं लेगा। यदि वह 9 महीने पहले चला गया था और बच्चा 8 महीने का था, गर्भाधान तलाक से ठीक पहले के हफ्तों में हुआ था, वे सप्ताह जब वे अभी भी अपने घर में एक साथ बिस्तर साझा करते थे। जवाहर, कृपया, उसने आवाज के एक धागे के साथ विनती की। खुद को पतली लकड़ी से ढकी दीवार से सटा लिया, जैसे वह उसमें विलीन होना चाहती हो। चले जाओ, यहां हंगामा मत करो, मुझे जाने दो। जवाहर ने एक सूखी हंसी छोड़ी, जिसमें कोई हास्य नहीं था, एक ऐसी आवाज जिसने पास के वेटर को भी कांप दिया। हंगामा मत करो, तुम गायब हो जाती हो, मेरी जिंदगी तबाह कर देती हो, मुझसे कहती हो कि तुम एक ऐसे करोड़पति के साथ पेरिस जा रही हो जो तुम्हें रानी की तरह मानेगा, और मैं तुम्हें मुंबई में गंदगी साफ करते हुए, भूख से मरते हुए और बच्चे को जन्म देने के कगार पर पाता हूं। जवाहर एक कदम आगे बढ़ा, महिला की परछाई से ढकते हुए। उसकी महंगी कोलोन, लकड़ी और मसालों की गंध वलेरिया से टकराई। पेट पर हथौड़े की तरह टकराने वाली हजारों यादें ताजा हो गईं। गणित मेल नहीं खाता, वलेरिया। जवाहर ने पहली बार अपनी आवाज ऊंची की, एक दहाड़ जो रेस्तरां की दोहरी ऊंचाई वाली छत में गूंज उठी। 9 महीने तुम्हें देखे हुए, 8 महीने की गर्भावस्था। पिता कौन है? प्रश्न मौत की सजा की तरह हवा में तैर गया। फर्श पर बैठा अरमंडो अपनी नौकरी या जगह की प्रतिष्ठा खोने के डर से हस्तक्षेप करने की कोशिश की। वह श्रीमान गर्ग है। यदि कर्मचारी आपको असहज कर रहा है, तो सुरक्षा उसे तुरंत सेवा द्वार से बाहर निकाल सकती है। जवाहर ने उसे देखा भी नहीं। उसने अपना चेहरा 1 मिलीमीटर घुमाया। उसकी अंधेरी आंखें हत्यारे के गुस्से से भरी थीं। अगर तुम फिर से उसके लिए मुंह खोलते हो या उसे छूने की कोशिश करते हो, तो मैं तुम्हें भगवान की कसम खाता हूं कि मैं आज ही यह रेस्तरां खरीद लूंगा, ताकि तुम्हें अंदर रखते हुए इसे नष्ट करने का आनंद मिल सके। चुप रहो और हिलना मत। अरमंडो राख के रंग का हो गया और चुपचाप सिकुड़ गया। वलेरिया ने उस सेकंड के ध्यान का लाभ उठाया। जीवित रहने की वृत्ति, या बल्कि उस रहस्य की रक्षा करने की वृत्ति जिसने उसे सब कुछ खर्च कर दिया था, उस पर हावी हो गई। वह उसे सवाल पूछने नहीं दे सकती थी।
वह जांच करने नहीं दे सकती थी। यदि जवाहर को सच्चाई का पता चल गया तो जो आदमी उसे धमकी दे रहे थे वे उसका पीछा करेंगे, उसे जेल में डाल देंगे, या इससे भी बदतर, एक तेज हरकत से, एड्रेनालाइन से प्रेरित होकर वलेरिया ने नासमझी से एक कुर्सी को गलियारे की ओर धकेल दिया, जवाहर के रास्ते को अवरुद्ध कर दिया और भागी, या कम से कम उसने कोशिश की। 8 महीने की गर्भावस्था के वजन के साथ एक कुपोषित शरीर में दौड़ना एक हताश ठोकर से अधिक था। वह अपने घिसे हुए रबर के तले वाले जूतों पर मुड़ी और रसोई के झूलते दरवाजों की ओर लपकी। वॉलरिया, जवाहर चिल्लाया। आश्चर्य ने उसे एक माइक्रोसेकंड के लिए जमा दिया। इससे पहले कि उसके लंबे कदम प्रतिक्रिया करते, उसने अपने दोनों हाथों से रसोई के धातु के दरवाजों को धकेला। भट्टियों की गर्मी, चर्बी की गंध, सील किए गए मांस और शेफों के चिल्लाने ने उसे घेर लिया। वह नारंगी तूफान की तरह अंदर गई, साफ सब्जियों की ट्रे गिरा दी। सावधान रहो वलेरिया, एक रसोई सहायक चिल्लाया, मुश्किल से उसे चकमा देते हुए। पीछे हटो। वह दहाड़ उसके पीछे आई। झूलते दरवाजे हिंसक रूप से फिर से खुले, दीवार से टकराए। जवाहर गर्ग रसोई में घुस गया, स्वच्छता नियमों की अनदेखी करते हुए, अपने पीछे छोड़ी गई अराजकता की अनदेखी करते हुए। उनका डिजाइनर सूट स्टेनलेस स्टील और चर्बी के उस नरक में फिट नहीं हुआ, लेकिन वह युद्ध टैंक की तरह आगे बढ़ा। वालरिया ने अपने कंधे के ऊपर पीछे देखा। उसकी आंखों में इंजेक्ट किया गया आतंक। वह आपातकालीन पिछले दरवाजे पर पहुंची, अपने पूरे शरीर के वजन से उसे धकेला और मुंबई की रात की ओर बाहर निकल गई। धातु का दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज ईंट की दीवारों में गूंज उठी। लेतवाल की पिछली गली सिक्के का पिछला हिस्सा थी। यदि अंदर सब कुछ विलासिता, नरम संगीत और फ्रांसीसी इत्र था, तो बाहर सड़ी हुई गंदगी, डामर में फंसी नमी और शहर के दम घोंटने वाले धुएं की बदबू आ रही थी। एक टिमटिमाती बल्ब ने कचरे के डिब्बे के ढेर पर एक पीली और बीमार रोशनी डाली। वालरिया ठंडी ईंट की दीवार से टकरा गई, हांफती हुई सांसों से हाँफ रही थी। उसका दिल उसकी पसलियों के खिलाफ इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कि वे टूट जाएंगी। उसने अपने पेट को दोनों हाथों से पकड़ा, अपनी श्रोणी के आधार पर एक तेज दर्द महसूस किया। बच्चे ने जोर से लात मारी। अपनी मां के रक्त प्रवाह में बाढ़ लाने वाले तनाव और एड्रेनालाइन से उत्तेजित होकर, शांत हो जाओ मेरे प्यार, शांत हो जाओ, वलेरिया ने टूटी हुई आवाज में फुसफुसाया। अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। प्रार्थना की कि जवाहर उसका पीछा न करे, प्रार्थना की कि वह उसे जाने दे। लेकिन भाग्य और जवाहर गर्ग कभी भी न का जवाब स्वीकार नहीं करते थे। भारी धातु का दरवाजा एक क्रूर विस्फोट के साथ खुल गया। जवाहर गली में बाहर निकला। अंधेरे के विपरीत ने उसे 1 सेकंड के लिए रोका, जब तक कि उसकी आंखें समायोजित नहीं हो गईं, और वहां उसने उसे कचरे के डिब्बे के पास दुबकी हुई देखा, गंदी, कांपती हुई, उस अभिशाप नारंगी वर्दी में लिपटी हुई जिसने उसके पेट को आक्रोश और दर्द से परेशान कर दिया था। वह धीरे धीरे, भारी, शिकारी कदमों से उसकी ओर चला। डामर पर हर कदम गूंज उठा। वालरिया ने अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई, खुद को उस बर्फ की दीवार बनाने के लिए मजबूर किया जिसने 9 महीने पहले उसे बचाया था। उसे झूठ बोलना था, उसे क्रूर होना था। यदि उसने कमजोरी दिखाई तो वह उस कारण का पता लगाने के लिए खोदता जिसने उसे छोड़ दिया था। चले जाओ जवाहर, उसने चिल्लाया इससे पहले कि वह 2 मीटर दूर हो। मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती, मुझे अकेला छोड़ दो। जवाहर उसके ठीक बगल में रुका। वह इतना लंबा था कि उसे ऊपर देखने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसका चेहरा तनावपूर्ण था। उसकी गर्दन की नसें संयमित क्रोध से उभरी हुई थीं। उस प्यारे, नरम आदमी का कोई निशान नहीं था जो रविवार को उसके लिए नाश्ता बनाता था। उसके सामने मुंबई की सड़कों का शार्क था। मैं कहीं नहीं जा रहा हूं वलेरिया, जब तक तुम मुझे यह सब क्या मतलब है ये नहीं बताती। जवाहर ने एक झटके से महिला के पेट की ओर इशारा किया। मुझे समझाओ, क्योंकि मेरा अकाउंटेंट इस बकवास को बेहतर तरीके से नहीं जोड़ सकता। तुम चिल्लाती हो कि तुम मुझसे नफरत करती हो, कि तुम्हारे पास 1 करोड़पति मेरा इंतजार कर रहा है। तुम बिना पेंशन मांगे, 1 पैसा लिए बिना चली जाती हो, कथित तौर पर यूरोप में रहने के लिए। और 9 महीने बाद
मैं तुम्हें अपने शहर में एक रेस्तरां में पोंछा लगाते हुए 10 किलो कम वजन के साथ और 8 महीने की गर्भवती पाती हूँ। वालेरिया ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी नाखून उसकी हथेलियों में धंस गए। यह तुम्हारा मामला नहीं है। मेरी जिंदगी अब तुम्हारी नहीं है। बेशक है। जवाहर दहाड़ा। अपनी बंद मुट्ठी से वलेरिया के सिर के ठीक बगल की ईंट की दीवार पर मुक्का मारा। प्रभाव से मोर्टार के छोटे टुकड़े गिर गए। वलेरिया डर से उछली, लेकिन उसने नजर नहीं हटाई। मेरी आंखों में देखो वलेरिया, मुझे सच बताओ, क्या यह बच्चा मेरा है? यह सवाल गली में गूंज उठा। इसके बाद की चुप्पी केवल दोनों की हांफती सांस और टूटे हुए लैंप की विद्युत गूंज से बाधित हुई। जवाहर ने पेट की ओर देखा। उसकी सांस अनियमित हो गई। हताश आशा और विनाशकारी क्रोध का मिश्रण उसके चेहरे से गुजरा। यदि यह अनकोड कीन अनियमित हो गई, बच्चा उसका था। यदि उसका अपना बच्चा फर्श पर साफ सफाई कर रहा था, भूख से मर रहा था, जबकि वह शैंपेन के साथ सौदे बंद कर रहा था, तो अपराध बोध उसे नष्ट कर देगा। वालेरिया ने उसकी आंखों में भेद्यता देखी। उसने देखा कि कैसे करोड़पति की कवच 1 सेकंड के लिए टूट गया। इसने उसकी आत्मा को तोड़ दिया। वह उसे गले लगाना चाहती थी। वह अपने महंगे सूट को दागदार करते हुए उसके सीने में रोना चाहती थी और उसे बताना चाहती थी कि वह उससे प्यार करती है, कि वह उससे प्यार करना कभी नहीं भूली, कि उसने उन जबरन वसूली करने वालों को भुगतान करने के लिए अपनी सारी कीमती चीजें बेच दीं, जिन्होंने उसे संघीय जेल में डालने के लिए नकली सबूत बनाने की धमकी दी थी। वह उसे बताना चाहती थी कि बच्चा उसका था, लेकिन गुंडों ने साफ कहा था, यदि उसे पता चला तो वे उसे जेल में डाल देंगे, या इससे भी बदतर, एक झटके में वे उसे मार डालेंगे। वलेरिया ने आंसुओं के गांठ को निगल लिया, अपने जबड़े को कड़ा किया और हताशा से ताकत जुटाई। उसका चेहरा एक जबरन अहंकार के मुखौटे में बदल गया, ठंडा और खाली। इतना भ्रमित मत हो जवाहर, उसने कहा, घृणा से शब्द थूकते हुए जो उसके गले में जल गया। बच्चा तुम्हारा नहीं है, वह उसका है, उस आदमी का जिसके लिए मैंने तुम्हें छोड़ा था। जवाहर ने एक ठंडा पानी उसके सिर पर उड़ेल दिया हो, ऐसे महसूस किया। शारीरिक दर्द ने उसे पार कर लिया। उसकी मांसपेशियां दर्द से तन गईं। उसका जवाहर ने एक व्यंग्यात्मक हंसी छोड़ी, अविश्वसनीयता और आक्रोश से भरी हुई, यूरोपीय करोड़पति की। और वह कहाँ है? वह करोड़पति की पत्नी नारंगी रंग में अर्मंडो वर्गास के काम को क्यों साफ कर रही है? तुम्हारे लग्जरी कहाँ हैं, वलेरिया? वालेरिया ने नजरें फेर लीं, अपनी आंखों के सामने झूठ को बनाए रखने में असमर्थ। उसने कचरे की ओर देखा। वह मुझे छोड़ गया, उसने झूठ एक झटके में कहा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन चरित्र बनाए रखा। यह एक गलती थी। मैं मूर्ख थी। उस कमीने ने मुझे तब छोड़ दिया जब मैंने उसे बताया कि मैं गर्भवती हूं। उसने मेरे कार्ड रद्द कर दिए और मुझे बेसहारा छोड़ दिया। मुझे मुंबई लौटना पड़ा। मुझे भूखा मरने से बचने के लिए जो कुछ भी मिल सकता था, उसके लिए काम ढूंढना पड़ा। जवाहर हर शब्द को संसाधित कर रहा था। उसकी आंखें वलेरिया के चेहरे को झूठ डिटेक्टर की तरह स्कैन कर रही थीं। उसने निर्जलीकरण से फटा हुआ होंठ देखा। उसने उसके झुके हुए कंधों की मुद्रा देखी। उसने उसके चेहरे पर शर्म देखी। तो बस यही है, जवाहर ने फुसफुसाया, आधे कदम पीछे हटते हुए, जैसे कि उसका स्पर्श उसे दूषित कर रहा हो। तुमने मुझे एक कल्पना के लिए बदल दिया। तुम पैसे के लिए एक मूर्ख के साथ घूमने गईं, और जब उसने तुम्हें पेट की समस्या के साथ छोड़ दिया, तो तुम गंदगी साफ करते हुए समाप्त हुई। कर्म एक क्रूर कुतिया है ना, वलेरिया? जवाहर के शब्द सीधे उसके दिल में खंजर की तरह थे। वलेरिया को लगा कि वह डूब रही है, लेकिन धीरे धीरे सिर हिलाया। उस सजा को स्वीकार किया, उस आदमी की आंखों में नफरत को स्वीकार किया, जिसके लिए वह अपना जीवन बलिदान कर रही थी। हाँ जवाहर, उसने फुसफुसाया। एक विश्वासघाती आंसू आखिरकार उसकी गंदी गाल से लुढ़क गया। मैं एक मूर्ख हूं। तुम सही हो। तुम देख चुके हो कि मैं कितनी दयनीय हूं। तुम्हें अपना बदला मिल गया है। अब कृपया चले जाओ। मुझे अपने बच्चे के लिए डायपर खरीदने के लिए काम करते रहने दो। वालेरिया ने उसे एक लंबा सेकंड देखा। नफरत स्पष्ट थी, हाँ, लेकिन जवाहर गर्ग की बुद्धिमत्ता गुस्से से नहीं बुझी थी।
वलेरिया की आवाज में कुछ था, उसके दांत भींचने के तरीके में कुछ था, जिस तरह से उसका शरीर कांप रहा था, डर से नहीं बल्कि शारीरिक दर्द से। टुकड़े पूरी तरह से मेल नहीं खा रहे थे। स्वार्थी और क्रूर महिला जिसका उसने वर्णन किया था, वह मुंह से जहर उगलते हुए आंखों से माफी नहीं मांगेगी, लेकिन गर्व एक अंधा राक्षस है। जवाहर सीधा खड़ा हुआ, एक गणनात्मक इशारे से अपने सूट के लैपल को ठीक किया, लोहे के अटूट कवच को फिर से पहना। उसका चेहरा एक भावहीन, घातक मुखौटा बन गया। मुझे तुम पर दया आती है, वलेरिया, उसने कहा। उसकी आवाज बर्फ की तरह ठंडी थी। मुझे उम्मीद है कि न्यूनतम वेतन तुम्हारे गर्व के लिए पर्याप्त होगा। एक और शब्द कहे बिना जवाहर गर्ग मुड़ा और रेस्तरां के पिछले दरवाजे की ओर चला गया। उसने इसे जोर से खोला, रसोई में प्रवेश किया और धातु को अपने पीछे जोर से बंद होने दिया। वलेरिया को गली की अंधेरे में अकेला छोड़ दिया। जिस पल वह गायब हुआ, वलेरिया के घुटने विफल हो गए। वह गंदे डामर पर गिर गई, अपने पेट को कसकर पकड़े हुए, और एक निराशाजनक तरीके से रोने लगी। एक खामोश, दिल दहला देने वाली रोना जो कचरे के बीच अपने दर्द में डूब रही थी। वह एक बार फिर जवाहर को बचा चुकी थी, लेकिन जवाहर अंदर नहीं चला। वह सीधे अपनी मेज पर चला गया। उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। उसकी वृत्ति एक कानफोड़ू अलार्म की तरह जल रही थी। वलेरिया का संस्करण सही था, इतना सही कि वह सच नहीं हो सकता था, और वह सच्चाई का पता लगाने जा रहा था, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। जवाहर गर्ग रसोई के झूलते दरवाजों से विपरीत दिशा में चला गया, गर्मी और पैन के नरक को पीछे छोड़ते हुए लेतवाल की ठंडी और सुगंधित हवा में फिर से शामिल हो गया। उसका चेहरा ग्रेनाइट से तराशा हुआ मुखौटा था। शानदार भोजन कक्ष में किसी ने भी सीधे उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन सभी ने उसके नेवी ब्लू सूट से निकलने वाली घातक कंपन को महसूस किया। कुछ गज की दूरी पर, सेवा स्टेशन के बगल में, महाप्रबंधक अर्मंडो वर्गास एक तख्ते की तरह खड़ा था। ठंडा पसीना बहा रहा था और अपने माथे पर एक रेशमी रूमाल पोंछ रहा था। वह कांप रहा था। वह जानता था कि उसने एक रेखा पार कर दी है जिससे उसका करियर खत्म हो सकता है। जवाहर ने अर्मंडो को अनदेखा कर दिया, जैसे कि वह संगमरमर पर कुचली हुई कॉकरोच हो, और लंबे, दृढ़ कदमों से केंद्रीय मेज की ओर चला गया। 3 रियल एस्टेट अधिकारियों ने, जो 10 मिनट से जमे हुए थे, उसे आते ही तुरंत सीधे खड़े हो गए। मुख्य वकील, एक ग्रे सूट में सफेद बालों वाला आदमी, एक घबराई हुई मुस्कान के साथ आगे बढ़ा और स्याही से सना अनुबंध कांच की मेज के केंद्र की ओर धकेल दिया। जवाहर, तुम वापस आकर अच्छे लग रहे हो, वकील ने अपने गले को साफ करते हुए कहा, यह दिखावा करते हुए कि उसने अभी जो शारीरिक हिंसा और सार्वजनिक अपमान का दृश्य देखा था, वह कभी हुआ ही नहीं था। मैं मान रहा हूं कि यह कर्मचारियों के साथ कोई गलतफहमी थी। हम जारी रखते हैं। यह पेन है। 40 करोड़ रुपये पर लेतवाल के अधिग्रहण को अंतिम रूप देने के लिए केवल आपके हस्ताक्षर की आवश्यकता है। जवाहर क्रिस्टल मेज के सामने खड़ा रहा। उसने ठोस सोने का मोंट ब्लैंक पेन नहीं उठाया। उसने कागज पर नजर भी नहीं डाली। उसकी गहरी, तूफानी आंखें, रेस्तरां की भव्य छत, क्रिस्टल लैंप, महोगनी की दीवारों पर घूमी और अंत में उस सेवा द्वार पर टिक गईं जहां से वलेरिया भागी थी। वह छवि उसे सांस नहीं लेने दे रही थी। उसकी पूर्व पत्नी, वह अभिमानी महिला जो हर शुक्रवार को ग्रीन हाउस गुलाब की मांग करती थी, कचरे के ढेर के बीच छिपी हुई, डरी हुई, 8 महीने के पेट को सहलाती हुई। उस समीकरण में कुछ घिनौना गलत था। सौदा रद्द हो गया है, जवाहर ने कहा। उसकी आवाज नीची, सपाट थी, जो गिलोटिन की तरह हवा को काट रही थी। मेज पर बैठे तीनों पुरुषों की आंखें चौड़ी हो गईं। ग्रे बालों वाला वकील घबराकर उछल पड़ा। क्या जवाहर, भगवान के लिए, हम 3 महीने से इस पर बातचीत कर रहे हैं। कीमत एक सौदा है, बाजार अपने चरम पर है। तुम एक नौकरानी के साथ झगड़े के लिए अब पीछे नहीं हट सकते। हम तुम्हें अतिरिक्त छूट देते हैं। तुम क्या सोचते हो? बुरे समय के लिए 5% कम? जवाहर ने कांच की मेज पर दोनों हाथ रखे और अपने बड़े शरीर को अधिकारियों की ओर झुकाया। उसकी मुद्रा में मौन खतरा था, जिसने तीनों पुरुषों को सहज रूप से
अपनी कुर्सियों पर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। माइनस करा है तरफ अंदर आसान दरासा या नरासा। तुम मुझे सुन नहीं रहे हो, जवाहर ने डरावनी धीमी गति से हर शब्दांश का उच्चारण करते हुए कहा। मुझे रेस्तरां नहीं चाहिए। मुझे अब व्यावसायिक परिसर खरीदने में दिलचस्पी नहीं है। उसने एक विराम लिया। विक्रेताओं के चेहरे पर दहशत को बसने दिया इससे पहले कि अंतिम झटका दिया जाए। मुझे पूरी इमारत चाहिए। मेज पर पूर्ण चुप्पी छा गई। वकील झपका, मोड़ को समझने में असमर्थ। व्यावसायिक टॉवर जवाहर, वह बिक्री के लिए नहीं है, और भले ही वह होता, हम 200 करोड़ रुपये से अधिक की बात कर रहे हैं। मालिक मुख्य संपत्ति नहीं देंगे। हर चीज की एक कीमत होती है। जवाहर ने सीधा खड़ा होकर और सूखे हरकत से अपनी जैकेट का बटन बंद करते हुए कहा, उन्हें 250 करोड़ की पेशकश करो। नकद, 24 घंटों के भीतर तत्काल हस्तांतरण। आज रात आधी रात से पहले सौदा बंद करो। 250 करोड़। यह पागलपन है जवाहर। तुम क्रूरता से अधिक भुगतान कर रहे हो। कोई भी विश्लेषक इस सनक को मंजूरी नहीं देगा। तुम्हें पूरी इमारत क्यों चाहिए? जवाहर ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और अपना हथियारा नजर अरमंडो वर्गास पर टिकाया, जो आधी बातचीत सुनते हुए दूरी पर जमा हुआ था। क्योंकि रेस्तरां के मालिक के रूप में मैं सिर्फ एक निवेशक हूं, इमारत के मालिक के रूप में मैं भगवान हूं। इस जमीन पर जवाहर ने अपनी आवाज इतनी ऊंची की कि प्रबंधक सुन सके, और मेरा पहला दिव्य आदेश ये होगा कि लेतवाल का एक नया मालिक हो, एक नया अनुबंध लिखा जाएगा, और पहली गैर परक्राम्य शर्त अरमंडो वर्गास की तत्काल बर्खास्तगी की मांग करती है, बिना किसी निपटान के, बिना सिफारिश पत्र के। और अगर वह मुकदमा करने की हिम्मत करता है, तो मैं अपने पूरे कॉरपोरेट फर्म का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करूंगा कि वह गैस स्टेशन पर शौचालय साफ करने का काम भी फिर कभी न पा सके। क्या मैं स्पष्ट था? वकील मोटा निगल गया। जवाहर द्वारा प्रदर्शित शुद्ध और पागल शक्ति के प्रदर्शन से डरकर तेजी से सिर हिलाया। स्पष्ट हो जवाहर, मैं तुरंत पेशकश का मसौदा तैयार करूंगा। जवाहर मुड़ा और मुख्य निकास की ओर चला गया। मेजों के बीच से आगे बढ़ते हुए उसने अपना सेल फोन निकाला और उस एकमात्र नंबर पर डायल किया जिसकी उसे उस समय परवाह थी। यह उसके सहायक या उसके बैंक का नंबर नहीं था, यह रोजास का था, उसका सुरक्षा प्रमुख और निजी अन्वेषक, एक पूर्व सैनिक जो खुफिया जानकारी में विशेषज्ञ था और पर्याप्त भुगतान मिलने पर गहरे समुद्र में एक भूत भी ढूंढ सकता था। रोजास, उसने दूसरी रिंग पर जवाब दिया। श्रीमान गर्ग, रोजास, जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसे छोड़ दो। मुझे अभी तुम्हारे सभी आदमियों को तैनात करने की जरूरत है। जवाहर ने रेस्तरां के भारी कांच के दरवाजे धकेले और मुंबई की गर्म रात में बाहर निकलकर आदेश दिया, मुझे तुम्हारी पूर्व पत्नी वलेरिया मेंडोजा पर एक पूरी रिपोर्ट चाहिए। श्रीमान, मुझे लगा कि यह मामला 9 महीने पहले बंद हो गया था जब वह पेरिस गई थी। वह कभी पेरिस नहीं पहुंची रोजास। मैंने उसे अभी देखा है। वह सैन पेड्रो में है। वह सफाई का काम कर रही है और 8 महीने की गर्भवती है। दूसरी तरफ एक तनावपूर्ण चुप्पी थी। रोजास चरम स्थितियों का आदी तुरंत स्थिति की गंभीरता को अपने बॉस की टूटी हुई आवाज से समझ गया श्रीमान। मैं किस क्षेत्र की तलाश करूं? सब कुछ। जवाहर गुर्राया, अपनी बख्तरबंद एसयूवी के पीछे चढ़ते हुए, जबकि उसके ड्राइवर ने दरवाजा बंद कर दिया। मुझे उसके बैंक खाते चाहिए। मुझे सार्वजनिक और निजी अस्पतालों के मेडिकल रिकॉर्ड चाहिए। मुझे एटीएम से सुरक्षा वीडियो चाहिए। मुझे जानना है कि वह कहाँ सोती है, क्या खाती है, किससे बात करती है, और उसने मेरे घर का दरवाजा 9 महीने पहले पार करने के बाद से हर एक दिन क्या किया है। मुझे यह जानना है कि वह प्रेमी कौन है जिसने कथित तौर पर उसे गर्भवती किया, या वह कभी मौजूद भी था। इसके लिए बंद सिस्टम को पिन करना होगा बॉस। यह महंगा है और समय लगता है। मुझे लागत की कोई परवाह नहीं है। जवाहर चिल्लाया, अपनी मुट्ठी बंद करके सह चालक की सीट पर प्रहार किया, जिससे एसयूवी के अंदर का हिस्सा कांप गया। तुम मुझे सच लाने के लिए भुगतान करते हो, बहाने नहीं। मुझे वह गंदी औरत कागज पर नग्न चाहिए, और मुझे वह शापित फाइल आज सुबह होने से पहले मेरे डेस्क पर चाहिए। यदि यह सुबह 6 बजे तक तुम्हारे पास नहीं है
तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। हाँ श्रीमान, काम पर लग रहा हूं। जवाहर ने कॉल काट दी और फोन को बगल की चमड़े की सीट पर फेंक दिया। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढंक लिया, हताशा में अपनी आंखें मल रहा था। गली में वलेरिया की कांपती हुई अपमानित छवि उसके फटे हुए हाथों से उसके थके हुए पेट को रगड़ती हुई उसके दिमाग में एक लूप पर एक डरावनी फिल्म की तरह चल रही थी। मुझे तुम पर दया आती है, उसने कहा था। जवाहर ने अपने दांत भींच लिए जब तक कि उसका जबड़ा दुखने लगा। यदि बच्चा उस मूर्ख करोड़पति का था तो वह खुद उन दोनों को डुबोने का ध्यान रखेगा, लेकिन अगर नंबर मेल खाते हैं, अगर यह 8 महीने का पेट उनके आखिरी साथ बिताई रात का परिणाम था, इससे पहले कि वह तलाक पर हस्ताक्षर करती, जवाहर ने उस पल जान लिया कि दुनिया जलने वाली थी। अथाह का रहस्य उद्घाटन। यह सुबह के 4:15 बजे थे। मुंबई के सबसे ऊंचे टावरों में से एक, गार्ग रियल एस्टेट के मुख्य कार्यालय में ठंडक में डूबा हुआ था। केवल जवाहर की डेस्क लैंप विशाल टेम्पर्ड ग्लास टेबल पर एक ठंडी रोशनी फेंक रही थी। उसके पीछे फर्श से छत तक की खिड़कियों ने सोए हुए शहर को दिखाया, नारंगी और सफेद रोशनी का एक अंतहीन कालीन जो अनंत प्रतीत होता था। जवाहर ने अपना सूट नहीं उतारा था। वह घंटों तक एक पिंजरे में बंद शेर की तरह चक्कर लगाता रहा, काली कॉफी पी रहा था जिसका स्वाद पहले से ही उसके खाली पेट में एसिड जैसा था। वह अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता था बिना वलेरिया की डरी हुई नजर देखे। रात की खामोशी दरवाजे के इलेक्ट्रॉनिक खुलने की आवाज से टूटी। रोजाज अंदर आया। उसने एक गहरे चमड़े की जैकेट पहनी हुई थी और सेना में वर्षों से कठोर हुआ उसका चेहरा असामान्य रूप से पीला और तनावपूर्ण लग रहा था। उसके हाथों में एक मोटा फूला हुआ मैनिला लिफाफा था जो 1 टन वजन का लगता था। जवाहर तुरंत रुक गया। उसकी सांस तेज हो गई। मुझे बताओ कि तुम्हारे पास वह है, रोजास। रोजाज मेज तक चला गया और लिफाफे को कांच पर एक सूखी भारी निर्णायक दस्तक के साथ गिरा दिया। उसने जवाहर की आंखों में नहीं देखा। मेरे पास वह है श्रीमान। हमने सब कुछ ट्रैक किया है। हमने सैट, सामाजिक सुरक्षा रिकॉर्ड, C4 शहरी कैमरों को पार किया और आपके रद्द किए गए कार्डों के इतिहास को हैक किया है। मेरे पास सब कुछ है। जवाहर मेज के पास गया। उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था जबकि वह लिफाफे के किनारे तक पहुंचा। वह आदमी कौन है? उसकी कर्कश आवाज ने पूछा, पैकेज खोलने से इनकार करते हुए। यूरोपीय कौन है? वह कायर कहाँ छिपा है जिसने उसे इस तरह छोड़ दिया? रोजाज ने सांस ली और आराम की स्थिति में अपने हाथ पीठ के पीछे पार किए। झटके को कम करने के लिए एक सख्ती से पेशेवर लहजा अपनाया। कोई यूरोपीय नहीं है श्रीमान गर्ग। कभी कोई करोड़पति नहीं था। हमने प्रवासन और वैश्विक एयरलाइन डेटाबेस की जांच की। वलेरिया मेंडोजा ने पिछले 9 महीनों में मुंबई नहीं छोड़ा है। वह हवाई अड्डे पर भी नहीं गई। पेरिस में करोड़पति प्रेमी की कहानी एक झूठा निर्माण थी। जवाहर को लगा जैसे उसके फेफड़ों से हवा छीन ली गई हो। उसकी उंगलियों ने लिफाफे के किनारे को छुआ। एक झूठ, उसने फुसफुसाया। अपने कानों में एक तेज गूंज महसूस कर रहा था। तो वह क्यों चली गई? वह चिल्लाते हुए क्यों चली गई कि उससे नफरत करती है? लिफाफा खोलो, बॉस। जवाब आपको पसंद नहीं आएंगे। जवाहर ने लिफाफे को हिंसा से फाड़ दिया। रंगीन तस्वीरों का एक गुच्छा और दर्जनों वित्तीय दस्तावेज कांच पर बिखरे हुए गिर गए जो रोशनी में थे। पहली तस्वीर जवाहर के सीने के बीच में लगी। इसमें वलेरिया को एक पुराने फटे हुए स्वेटर में शहर के सबसे वंचित और खतरनाक इलाकों में से एक, कॉलोनी इंडिपेंडेंस की टूटी हुई फुटपाथ पर चलते हुए दिखाया गया था। उसने प्लास्टिक की किराने की थैलियां ले रखी थीं और उसका पेट पहले से ही बहुत स्पष्ट था। दूसरी तस्वीर में वलेरिया जंग लगी हुई सर्पिल सीढ़ी पर चढ़ रही थी, पूरी तरह से थके हुए भाव के साथ धातु की रेलिंग को पकड़े हुए थी। ये 2 सप्ताह पहले की पड़ोस सुरक्षा कैमरों से कैप्चर की गई तस्वीरें हैं, रोजाज ने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए समझाया। यह उसका वर्तमान निवास है। वह 12 वर्ग मीटर की एक नाली और सीमेंट की छत के कमरे में रहती है। बाथरूम अन्य 4 किराएदारों के साथ साझा किया जाता है। वह किराए के रूप में 1500 रुपये प्रति माह का भुगतान करती है और 2 महीने पीछे है। हे भगवान!
जवाहर ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, जैसे गोली लगी हो। अपने सीने पर हाथ रखा। वह मेरी पत्नी थी। वह इन सब की मालकिन थी। वह गरीबी में क्यों रह रही है? उसने तलाक से पहले अपने संयुक्त खातों से पैसे क्यों नहीं निकाले? मैंने उसके गायब होने तक उसके कार्ड कभी ब्लॉक नहीं किए थे। रोजास ने कांच पर एक खाता विवरण फिसल दिया। इसे जवाहर की ओर धकेल दिया। संख्याएं पीले फ्लोरोसेंट मार्कर से हाईलाइट की गई थीं। श्रीमान, उसने तलाक मांगने से 3 दिन पहले अपने व्यक्तिगत खाते खाली कर दिए थे। उसने अपनी मर्सिडीज कार बेच दी। उसने अपने सभी गहने गिरवी रख दिए, जिसमें आपके द्वारा दिया गया 5 कैरेट का सगाई का अंगूठी भी शामिल था। उसने अपने डिजाइनर हैंडबैग और ब्रांडेड कपड़े गिरवी घरों को उनके वास्तविक मूल्य से कम पर बेच दिया। उसने 72 घंटों से भी कम समय में लगभग 4 करोड़ रुपये नकद जमा किए। जवाहर का दिमाग ढह गया। वित्तीय गणित का कोई मतलब नहीं था। 4 करोड़ रुपए और वह भूख से मरते हुए टिन की छत के कमरे में रह रही है। यह असंभव है। उसने पैसा कहाँ खर्च किया? ड्रग्स, जुआ। रोजास ने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया और सैनिक की तरह उसकी कठोर आंखों में करुणा जवाहर को सबसे ज्यादा डराने वाली चीज थी। उसने इसे खर्च नहीं किया श्रीमान, उसने इसे स्थानांतरित कर दिया। आखिरी पैसा भी। रोजास ने एन्क्रिप्टेड इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के एक पृष्ठ की ओर इशारा किया, जिसे उनकी टीम ने उसी सुबह डिक्रिप्ट करने में कामयाबी हासिल की थी। केमैन आइलैंड्स में एक भूत खाते में 9 करोड़ रुपये का एक मुश्त जमा दिखाई देता है। हमने संघीय खुफिया संपर्कों का उपयोग करके मूल खाते को ट्रैक किया। वह अपतटीय खाता किसी प्रेमी का नहीं है श्रीमान गर्ग। यह आर्टुरो डेल वैले और फेलिप रोमेरो के प्रॉक्सी का है। आर्टुरो और फेलिप का नाम जवाहर के दिमाग में एक परमाणु बम की तरह गूंजा। आर्टुरो और फेलिप, उसके पूर्व बहुमत भागीदार, वे लोग जिन्हें जवाहर ने 1 साल पहले कंस्ट्रक्शन कंपनी में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करते हुए पकड़ा था। जवाहर ने उन्हें एक क्रूर निदेशक मंडल की बैठक में कंपनी से बाहर निकाल दिया था, उनका प्रतिशत छीन लिया था और उन्हें अधिकतम सुरक्षा जेल में भेजने की धमकी दी थी यदि वे कभी भी उसके साम्राज्य के करीब आए। वॉलेरिया का आर्टुरो और फेलिप से क्या लेना देना है? जवाहर को लगा कि कमरा घूम रहा है। लैंप की ठंडी रोशनी उसकी आंखों को जला रही है। हम 9 महीने पहले उसके हवेली के परिधि के सुरक्षा कैमरों की जांच करते हैं। ठीक 2 दिन पहले श्रीमती वलेरिया ने आपसे तलाक मांगा था। क्या आपको याद है कि आप उस सप्ताह न्यूयॉर्क में एक व्यापार यात्रा पर थे? जवाहर ने यांत्रिक रूप से सिर हिलाया। उसके माथे पर ठंडा पसीना आने लगा। रोजास ने लिफाफे के नीचे से एक आखिरी तस्वीर निकाली। यह अंधेरा, दानेदार था। एक स्ट्रीट कैमरे द्वारा लिया गया था, लेकिन छवि स्पष्ट थी। इसने गर्ग हवेली के गढ़ा लोहा प्रवेश द्वार को दिखाया और वहां दरवाजे के सामने खड़े 2 सशस्त्र आदमियों से घिरे वलेरिया को बाधित करते हुए, जो अभी अभी अपनी कार से उतरी थी, आर्टुरो और फेलिप थे। उन्होंने उसे तब रोका जब वह अकेली थी। श्रीमान, रोजास ने गंभीर और उदास आवाज में कहा, मेरे भूमिगत मुखबिरों के अनुसार, जिन्हें मैंने 1 घंटे पहले संपर्क किया था, आर्टुरो और फेलिप के पास नकली दस्तावेजों और खरीदे गए गवाहों का कब्जा था, जो उन धोखाधड़ियों के लिए आपको दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त थे जो उन्होंने किए थे। नकली सबूत एकदम सही थे जवाहर। यदि उन्होंने इसे संघीय न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया होता, तो आप न केवल कंपनी खो देते, बल्कि आप अधिकतम सुरक्षा जेल में 20 साल बिताते। जवाहर के घुटने जवाब दे गए। वह कांच की मेज के किनारे को पकड़ने के लिए मजबूर हुआ ताकि वह फर्श पर न गिर जाए। हवा उसके फेफड़ों में प्रवेश नहीं कर रही थी। उन्होंने वलेरिया से जबरन वसूली की। रोजास ने क्रूरता से जारी रखा, आतंक के गड्ढे को खोलते हुए। उन्होंने नकली सबूतों की एकमात्र प्रति सौंपने और आपको अकेला छोड़ने के लिए उनसे 4 करोड़ रुपये नकद की मांग की, और उन्होंने उसे एक और शर्त रखी। उसे आपसे तलाक लेना था और गायब होना था। यदि आपने जबरन वसूली करने वालों को खोजने की कोशिश की या उसने आपको जबरन वसूली के बारे में एक शब्द भी बताया, तो वे आपको और उसे मार डालेंगे। 40वीं मंजिल के कार्यालय को भरने वाली चुप्पी बाहरी कर देने वाली थी। जवाहर बिखरी हुई तस्वीरों की ओर नीचे देखा। टूटे हुए स्वेटर में वलेरिया चल रही थी।
गद्दे पर सोती वलेरिया फर्श पर, मेज साफ करती वलेरिया लेतवाल में अपने पति की आज़ादी के लिए फिरौती चुकाने के लिए सबसे तुच्छ काम कर रही थी। उसने अपनी गरिमा की आखिरी बूंद बेच दी थी। और बच्चा, ओह भगवान, बच्चा! जवाहर अपने मुंह को एक कराहती हुई चीख से ढंक लिया, एक ऐसी आवाज जो उसकी आत्मा के तल से खींची गई लगती थी। गर्म और गुस्से वाले आंसू उसकी अंधेरी आंखों से बह निकले, कांच पर गिरते हुए और वित्तीय दस्तावेजों को दागते हुए। यदि कोई यूरोपीय प्रेमी नहीं था, यदि वह कभी दूसरे आदमी के साथ नहीं थी, यदि 9 महीने तलाक पर हस्ताक्षर करने से पहले उनके एक साथ बिताए आखिरी सप्ताह से पूरी तरह मेल खाते थे, तो बच्चा। जवाहर की आवाज 1000 टुकड़ों में टूट गई, आंसू में डूब गई। वह अपने शानदार कार्यालय की ग्रे कालीन पर घुटनों के बल गिर गया, अपनी छाती को पकड़कर उस बलिदान के वजन से तबाह हो गया जो उसकी पत्नी ने किया था। बच्चा मेरा है, यह बच्चा मेरा है। शहर का सबसे शक्तिशाली आदमी, वह व्यवसायी जिसने किसी के प्रति कोई दया नहीं दिखाई, फर्श पर एक बच्चे की तरह रोते हुए गिर गया जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। रोजास एक कदम आगे बढ़ा, उसके पास झुक गया। श्रीमान गर्ग, उठो, हमारे पास एक बड़ी समस्या है। जवाहर अपनी लाल आंखों से ऊपर देखा, उसका चेहरा आंसुओं से सना हुआ था। इस दुःस्वप्न से बदतर क्या हो सकता था? रोजास ने उसे अंतिम कागजात सौंपे, एक सामुदायिक क्लिनिक की मेडिकल रिपोर्ट। जब हमने उसके मेडिकल विजिट को ट्रैक किया तो हमें यह मिला। श्रीमती वलेरिया आज एटुअल में काम करने नहीं गईं। उसकी शिफ्ट की बॉस ने उसे 3 घंटे पहले सार्वजनिक क्लिनिक भेजा। कुपोषण की गंभीर स्थिति और कल रात उसके द्वारा झेले गए अत्यधिक तनाव के कारण जानलेवा जटिलताएं हुईं। जवाहर को गंभीर प्रीक्लैम्प्सिया है। जवाहर को लगा कि दुनिया पूरी तरह से रुक गई है। वह यूनिवर्सिटी जनरल अस्पताल में है और डॉक्टर कहते हैं कि वह और बच्चा आज रात से ज्यादा नहीं टिकेंगे। जवाहर गर्ग को याद नहीं है कि वह कैसे खड़ा हुआ। उसे अपने कार्यालय के कांच के दरवाजे पार करने 40वीं मंजिल से निजी लिफ्ट में तेजी से उतरने का कोई याद नहीं है। उसका दिमाग टूट गया था। केवल एक आदिम और हताश वृत्ति के लिए जगह बची थी, उस तक पहुंचना। लिफ्ट के दरवाजे तहखाने में खुले। चाबियां, मुझे जल्दी से वे चाबियां दो, जवाहर चिल्लाया। अपने ड्राइवर से बख्तरबंद एसयूवी का नियंत्रण छीन लिया, जो कंक्रीट की दीवार से टकराकर पीछे हट गया। रोजास उसके पीछे भागा, सह चालक की सीट पर चढ़ गया। जैसे ही एसयूवी के बाट इंजन ने एक कानफोड़ू क्रूरता के साथ दहाड़ लगाई, टायर पॉलिश किए गए, फुटपाथ पर चीख उठे, जलते हुए रबर के धुएं की एक लकीर छोड़ गए, जबकि जवाहर ने रैंप से बाहर निकलते हुए तेजी लाई। स्पीडोमीटर की सुई तेजी से बढ़ी। सुबह के 4:32 बजे थे। मुंबई की सड़कें खाली थीं, भोर की भूरे कोहरे में लिपटी हुई थीं। जवाहर एक आदमी की तरह गाड़ी चला रहा था, जैसे कि वह प्रेतवाधित था। लाल बत्तियों को पार कर रहा था, प्रमुख चौराहों को 160 किमी घंटा से अधिक की गति से पार कर रहा था। उसकी हाथ चमड़े से ढके स्टीयरिंग व्हील को इतनी कसकर पकड़े हुए थे कि त्वचा फटने वाली थी। उसके दिमाग में पिछली रात के शब्द एक क्रूर यातना की तरह दोहरा रहे थे। मुझे तुम पर दया आती है वलेरिया। मुझे उम्मीद है कि न्यूनतम वेतन तुम्हारे गर्व के लिए पर्याप्त होगा। जवाहर ने एक दबी हुई चीख छोड़ी, एक कर्कश आवाज जो विलासिता के केबिन में गूंज उठी। उसने अपनी बंद मुट्ठी से अपनी छाती पर मारा, उस शारीरिक दर्द को मिटाने की कोशिश कर रहा था जिसने उसके फेफड़ों को कुचल दिया था। यह मैं था, रोजास। जवाहर ने आंसुओं से फटा हुआ आवाज में चिल्लाया। यह मैं था जिसने उसे सीमा तक धकेल दिया। कल मैंने उसे उस गली में घेर लिया। मैंने उसे कचरा कहा। मैंने उसे मेरे सामने अपमानित होने दिया। वह मेरी जान बचा रही थी और मैं उसे नष्ट कर रहा था। रोजास वाहन की आत्मघाती गति से सुरक्षा हैंडल को पकड़े हुए अपना फोन निकाला। श्रीमान, सड़क पर ध्यान केंद्रित करें। मैंने पहले ही सेंट जोस अस्पताल के सर्जरी निदेशक से संपर्क कर लिया है। मेरे पास देश के सर्वश्रेष्ठ गहन चिकित्सा सुइट में तुरंत स्थानांतरित करने के लिए 3 निजी विशेषज्ञ रास्ते में हैं। पैसा कोई समस्या नहीं होगी। मुझे पैसे की कोई परवाह नहीं है। जवाहर ने खून से सनी आंखों से दहाड़ लगाई। उसकी दृष्टि आंसुओं से धुंधली हो गई। यदि वह मर जाती है, रोजास, यदि मेरा बच्चा पैदा नहीं होता है,
तो मैं खुद से शुरुआत करते हुए पूरे शहर को जला दूंगा। दूर यूनिवर्सिटी जनरल अस्पताल की आपातकालीन रोशनी ने अंधेरे को काट दिया। यह एक विशाल ग्रे इमारत थी, समय और बजट की कमी से घिसी हुई, दर्द और कमियों से संतृप्त एक जगह, संगमरमर और सोने की दुनिया का सटीक विपरीत, जिसमें जवाहर ने अपनी गर्भवती पत्नी के जीवित रहने के लिए मेजें साफ करते हुए बिताया था। जवाहर ने एम्बुलेंस लेन पर एसयूवी को बेरहमी से रोका और इंजन पूरी तरह से बंद होने से पहले बाहर निकल गया। वह आपातकालीन दरवाजों की ओर भागा। अस्पताल के अंदर वास्तविकता का प्रभाव पेट पर बेसबॉल के बल्ले से मारने जैसा था। प्रतीक्षालय एकदम घोंटने वाली अराजकता थी। दर्जनों लोग कठोर प्लास्टिक की कुर्सियों पर सो रहे थे। महिलाएं कोनों में रो रही थीं। सस्ते कीटाणुनाशक की गंध पसीने और बीमारी के साथ मिश्रित थी। टिमटिमाती फ्लोरोसेंट रोशनी ने दीवारों पर एक घातक रंग फेंक दिया। जवाहर बिना रुके लोगों को धक्का देते हुए हॉल से गुजरा। डिजाइनर नेवी ब्लू सूट में उसकी प्रभावशाली आकृति अब झुर्रीदार और बिना टाई के जगह की बदहाली से हिंसक रूप से बेमेल थी। वह रिसेप्शन काउंटर पर पहुंचा, जिसके पीछे एक थकी हुई नर्स एक पुरानी कंप्यूटर पर टाइप कर रही थी। वालेरिया मेंडोजा। जवाहर ने कांच पर अपने खुले हथेली से मारते हुए मांग की। वह कहाँ है? वह 3 घंटे पहले भर्ती हुई थी। नर्स ने चिढ़कर ऊपर देखा। श्रीमान, शांत रहें। यह एक अस्पताल है। आपको एक मोड़ लेना होगा और इंतजार करना होगा। मैं 1 मिनट भी इंतजार नहीं करूंगा। जवाहर दहाड़ा। उसकी आवाज पूरे आपातकालीन कक्ष में गूंज उठी, जिससे दरवाजे पर सुरक्षा गार्ड सतर्क हो गए। मैं जवाहर गर्ग हूं। मैं इस अस्पताल को खरीद लूंगा, और यदि तुम अगले 5 सेकंड में मुझे नहीं बताती हो कि मेरा पति कहाँ है, तो मैं तुम्हें और हर एक प्रबंधक को निकाल दूंगा। रोजास तुरंत पीछे पहुंचा, अपनी सैन्य पहचान पत्र दिखाते हुए, और गार्डों के अपनी लाठियां निकालने से पहले हस्तक्षेप किया। यह एक गंभीर आपातकाल है, सुश्री। प्रीक्लैम्पसिया से पीड़ित मरीज वलेरिया मेंडोजा, कृपया। नर्स ने पुरुषों की आवाज सुनकर पीला पड़ गया और जल्दी से स्क्रीन की जांच की। शॉक क्षेत्र गलियारे के अंत में लाल दरवाजों को पार करते हुए, लेकिन आप वहां प्रवेश नहीं कर सकते। यह प्रतिबंधित पहुंच है। जवाहर ने वाक्य समाप्त होने का इंतजार नहीं किया। उसने दोहरे लाल दरवाजों की ओर दौड़ा, दोनों बाहों से उन्हें धकेला। शॉक क्षेत्र मशीनों के चिल्लाने, सीरम बैग के साथ दौड़ने वाले नर्सों, आदेश चिल्लाने वाले डॉक्टरों के साथ गतिविधि का नरक था। और वहां चौथी बिस्तर पर, केवल एक गंदे कपड़े के पर्दे से अलग, उसने उसे पाया। जवाहर की दुनिया रुक गई। ऑक्सीजन कमरे से बाहर निकल गई। वलेरिया सफेद चादरों पर लेटी हुई थी, संगमरमर की तरह पीली। उसके होंठ, पहले भरे हुए और गुलाबी, अब एक नीले रंग के और फटे हुए थे। उसकी नाक में ऑक्सीजन ट्यूब थे, और उसकी पतली, चोटिल बाहों में 3 आईवी लाइनें लगी हुई थीं, जो रक्त आधान के लिए थीं। सफाई की बदसूरत नारंगी वर्दी को मॉनिटर लगाने के लिए कैंची से काट दिया गया था, जिससे उसके 8 महीने के विशाल पेट का पता चला। लेकिन जिसने जवाहर की आत्मा को पूरी तरह से तोड़ दिया, वह ट्यूब या मशीनें नहीं थीं, बल्कि उसके हाथ थे। वलेरिया के हाथ बिस्तर के किनारों पर बेजान पड़े हुए, औद्योगिक ब्लीच के उपयोग से छाले, कट और रासायनिक जलन से ढके हुए थे। जिस आदमी ने आधे देश के वित्तीय भाग्य को नियंत्रित किया, वह सस्ती धातु के बिस्तर के बगल में घुटनों के बल गिर गया। मेरे प्यार, जवाहर ने कराहते हुए फुसफुसाया। उसकी आवाज उसके अपने आंसू में डूब गई। वालेरिया, हे भगवान, उन्होंने तुम्हें क्या किया? मैंने तुम्हें क्या करने दिया? उसने अपने पति के हाथों में से एक को उठाया, इसे अपने होठों के पास लाया और हर निशान, हर जलन को चूमा, उसकी त्वचा को सेवक आंसुओं से नहलाया। मुझे माफ करना, मेरी जिंदगी, कृपया मुझे मत छोड़ना। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे मत छोड़ो। बिस्तर के ऊपर हृदय मॉनिटर की अलार्म तेज और डरावनी लय में बजने लगी। हरी रेखा अनियमित रूप से ऊपर और नीचे जा रही थी। श्रीमान, आपको यहां से अभी जाना होगा, एक नर्स ने जवाहर को स्ट्रेचर से दूर करने की कोशिश करते हुए चिल्लाया। मैं उसका हाथ नहीं छोड़ूंगा। जवाहर दहाड़ा, अपने पति के हाथ को कसकर पकड़े हुए, जैसे कि वह समुद्र के बीच में जीवन रक्षक हो। एक युवा डॉक्टर
जिसकी बाटा झुर्रीदार थी, गहरी आंखों के घेरे और हजारों खोए हुए युद्धों से कठोर चेहरा था, पर्दों के बीच से रास्ता बनाया। वह गार्ड ड्यूटी के प्रमुख डॉ रामिरेज थे। क्षेत्र खाली करें। मुझे अंतःशिरा में एक 100 मिलीग्राम लाबेटालोल तैयार करें। उसका रक्तचाप पहले से ही 190, 120 पर है। डॉक्टर ने जवाहर पर अपनी आंखें टिकाने से पहले मॉनिटर स्क्रीन की जांच करते हुए आदेश दिया। तुम कौन हो और मेरे शौक क्षेत्र में क्या कर रहे हो? सुरक्षा। उसे यहां से बाहर निकालो। रोजास ने पर्दे के प्रवेश द्वार पर गार्डों को रोका, अपने शरीर से एक अभेद्य दीवार बनाई। जवाहर धीरे धीरे उठा, वलेरिया का हाथ पकड़े हुए। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई, घायल शेर की क्रूरता को दर्शाती थीं। मैं जवाहर गर्ग हूं, वह मेरी पत्नी है और वह बच्चा मेरे पेट में है। डॉ रामिरेज जम गए। उन्होंने जवाहर के हजारों डॉलर के सूट को देखा, उसकी स्विस घड़ी को देखा और फिर कुपोषित, गंदी और तबाह हुई मरीज को देखा जिसने सस्ती दरबान की वर्दी पहनी हुई थी। डॉक्टर के चेहरे पर क्रोध बिजली की तरह कौंध गया। पति। डॉक्टर ने एक कड़वी और अपमानजनक हंसी छोड़ी। जवाहर के चेहरे पर एक कदम आगे बढ़ते हुए उसके चेहरे से कुछ इंच दूर। उसे करोड़पति की शक्ति या पैसे की परवाह नहीं थी। उसके आपातकालीन कक्ष में वह सर्वोच्च अधिकार था। तुम पिछले 8 महीनों से कहाँ थे, श्रीमान गर्ग? प्रश्न का प्रहार जवाहर के चेहरे पर सीधे लगा। उसने जवाब देने की कोशिश की। धोखे, उसके सहयोगियों की जबरन वसूली, उस गर्व को समझाने की कोशिश की जिसने उसे अंधा कर दिया था, लेकिन शब्द उसके गले में मर गए। उसकी पत्नी के मरते हुए शरीर के सामने सब कुछ खोखले बहाने जैसा लगता था। मैं एक बेवकूफ था, जवाहर ने पूर्ण पश्चाताप से टूटी हुई आवाज में कहा। मैं अंधा था, लेकिन अब मैं यहां हूं। मेरे पास बाहर इंतजार कर रहे अस्पताल के 3 सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ हैं। मैं मांग करता हूं कि उसे तुरंत स्थानांतरित किया जाए। मैंने पहले ही एक मेडिकल हेलीकॉप्टर का आदेश दे दिया है। मैं उसे निजी गहन देखभाल में ले जा रहा हूं। डॉ रामिरेज ने सिर हिलाया। उनका भाव उदास, लगभग दुखद हो गया। अपना बटुआ संभाल कर रखें, श्रीमान गर्ग। आप उसे कहीं भी स्थानांतरित नहीं कर सकते। यदि मैं उसे इस बिस्तर से हटाता हूं, यदि मैं उसे एम्बुलेंस या हेलीकॉप्टर में चढ़ाता हूं, तो आपकी पत्नी पार्किंग स्थल तक पहुंचने से पहले कार्डियक अरेस्ट में चली जाएगी और बच्चा मिनटों में दम घुट जाएगा। तुम यहीं रहोगे। जवाहर को लगा कि उसका खून नसों में जम गया है। आतंक, कच्चा और दम घोंटने वाला, ने उसे पूरी तरह से पंगु बना दिया। उसे क्या है? जवाहर ने डर से उसका चेहरा विकृत होकर फुसफुसाया। मुझे ठीक से बताओ कि उसे क्या है और मैं इसे कैसे ठीक करूं। डॉ रामिरेज ने बिस्तर के पैर में एक ग्रे एल्यूमिनियम फोल्डर उठाया और उसे जवाहर के सीने पर फेंक दिया। जवाहर ने सहज रूप से उसे पकड़ लिया। इसे स्वयं पढ़ें, चूंकि आपके पास हर चीज का जवाब है। डॉक्टर ने वलेरिया के ऑक्सीजन मास्क को समायोजित करते हुए थूका। यह सिर्फ प्रीक्लैम्पसिया नहीं है, गर्ग। आपकी पत्नी पुरानी थकावट और गंभीर कुपोषण से मर रही है। उसका हीमोग्लोबिन स्तर 7 है। वह एनीमिया से पीड़ित है। इस महिला का शरीर बच्चे को जीवित रखने के लिए खुद को जला रहा था। जवाहर ने फोल्डर खोला। चिकित्सा संख्याएं उसकी आंखों के सामने नाच रही थीं, लेकिन पैरामेडिक द्वारा रेस्तरां में उसे उठाने पर हाशिए पर लिखे नोट्स उसके दिल में सीधे खंजर थे। बेहोश मिली मरीज, प्रतिदिन 14 घंटे खड़े रहने की काम की पाली, हाल के महीनों में न्यूनतम कैलोरी सेवन, गंभीर पोस्ट ट्रॉमेटिक तनाव। मैंने आपातकालीन संपर्क के लिए उसके सामान की जांच की। डॉक्टर ने कमरे के कोने में एक पुराने फटे हुए कपड़े के बैग की ओर इशारा करते हुए जारी रखा। उसके पास एक बोतल पानी खरीदने के लिए एक पैसा भी नहीं था, श्रीमान गर्ग, लेकिन उसके पास गिरवी रखने की रसीदें थीं। वह एक पड़ोस क्लिनिक में परामर्श के लिए भुगतान करने के लिए अपनी हर चीज गिरवी रख रही थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि बच्चे को वे विटामिन मिलें जो वह नहीं ले रही थी। जवाहर लड़खड़ाता हुआ प्लास्टिक की कुर्सी की ओर चला गया। वलेरिया के पुराने कपड़े के बैग को उठाया और कांपते हाथों से खोला। अंदर डिजाइनर मेकअप या सोने के कार्ड नहीं थे। एक मरम्मत किया हुआ स्वेटर था, सफेद चावल के बचे हुए टुकड़ों के साथ
एक खाली टेपरवेयर, 3 झुर्रीदार गिरवी रसीदें और एक प्लास्टिक सुरक्षात्मक लिफाफे में बाकी चीजों के विपरीत पूरी तरह से संरक्षित एक काले और सफेद अल्ट्रासाउंड था। जवाहर ने छवि निकाली। यह एक आदर्श प्रोफाइल थी। छोटी नाक, माथा, अंधेरे के बीच जीवन का चमत्कार जो उसने झेला था। नीली स्याही में वलेरिया की इटैलिक लिखावट में निचले किनारे पर एक वाक्यांश लिखा था, ताकि तुम्हारे पिताजी सुरक्षित रहें। मेरे बच्चे। जवाहर का रोना अनियंत्रित रूप से फूट पड़ा। कठोर आदमी का कोई भी मुखौटा जो उसके पास बचा था उसे चूर चूर कर दिया। वह वलेरिया के उभरे हुए पेट को गले लगाते हुए बिस्तर पर गिर गया, आंसुओं से सफेद चादर को दाग रहा था। जागो, कृपया, वलेरिया, जागो, जवाहर चिल्लाया, अपनी पत्नी के ठंडे चेहरे को सहलाते हुए। मैं सब कुछ जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुमने मेरे लिए क्या किया। मैं जानता हूं कि तुमने मुझे उन दुष्टों से बचाने के लिए अपनी जिंदगी बेच दी। भगवान के लिए मरो मत। मुझे यह खाली साम्राज्य तुम्हारे बिना मत छोड़ो। डॉ रामिरेज ने उसे देखा। गुस्सा धीरे धीरे उद्योगपति के दर्द की क्रूरता के सामने पिघल रहा था, यह समझते हुए कि इस त्रासदी के पीछे की कहानी साधारण परित्याग से कहीं अधिक अंधेरी थी। श्रीमान गर्ग, डॉक्टर ने कहा। उसकी आवाज नीचे हो गई, नैदानिक और ठंडी तात्कालिकता अपनाते हुए। रक्तचाप कम नहीं हो रहा है। वलेरिया के गुर्दे प्रीक्लैम्पसिया के कारण विफल होने लगे हैं। जवाहर ने सूजी हुई आंखों से अपना चेहरा उठाया। इसका क्या मतलब है? डॉक्टर ने मॉनिटर को देखा, फिर वलेरिया के पेट को देखा। इसका मतलब है कि आपकी पत्नी का शरीर अब गर्भावस्था को सहन नहीं कर सकता है। कल रात उसने जो अत्यधिक तनाव झेला वह अंतिम उत्प्रेरक था। प्लेसेंटा अलग हो रहा है। भ्रूण मॉनिटर की तेज और निरंतर ध्वनि छोटे कमरे में बजने लगी, जो आसन्न मृत्यु की चेतावनी से अंतरिक्ष को भर रही थी। बच्चे के दिल की धड़कन तेजी से गिर रही थी। कोड रेड, कमरा 4 में। डॉ रामिरेज ने गलियारे की ओर चिल्लाया। उनका आवाज दहशत के नियंत्रित आतंक के साथ हवा को काट रही थी। ऑपरेशन रूम 2 को रोकें। नियोनेटोलॉजी को तुरंत बुलाएं। झूलते दरवाजे फट गए। 4 नर्सें दौड़ती हुई अंदर आईं। वलेरिया के स्ट्रेचर के ब्रेक खोल दिए। तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? जवाहर हस्तक्षेप करने के लिए दौड़ा, डरा हुआ उसका हाथ छोड़ने से इनकार कर रहा था। ऑपरेशन थिएटर में। गर्ग, डॉक्टर ने उसे एक तरफ धकेलते हुए चिल्लाया। हमें अगले 10 मिनट में उस बच्चे को बाहर निकालना होगा, या तुम दोनों इस स्ट्रेचर पर मर जाओगे। जल्दी करो, धक्का दो। जवाहर स्ट्रेचर के बगल में दौड़ा। सफेद फ्लोरोसेंट रोशनी से रोशन लंबे गलियारे से होकर गुजरा। पहिए लिनोलियम के फर्श पर चरमरा रहे थे। वलेरिया अभी भी बेहोश थी। उसका सिर हिल रहा था। उसकी सांस उथली और अनियमित थी। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं अपनी पूरी जिंदगी से तुमसे प्यार करता हूं। मेरा प्यार, टिके रहो। जवाहर उसके कान में फुसफुसाता रहा जब तक कि वे ऑपरेशन क्षेत्र के भारी धातु के दरवाजों तक नहीं पहुंच गए। यहां तक, श्रीमान गर्ग, एक मजबूत सुरक्षा गार्ड ने दोनों हाथों से उसका रास्ता रोक दिया। दोहरे दरवाजे जोर से बंद हो गए। दरवाजे के छोटे से कांच के माध्यम से जवाहर ने वलेरिया के स्ट्रेचर को ऑपरेशन कक्ष की शक्तिशाली रोशनी के नीचे गायब होते देखा। वह खाली गलियारे में खड़ा रहा। उसके हाथों पर अपनी पत्नी का ठंडा पसीना लगा हुआ था। उसकी मुट्ठी में उसके बच्चे का अल्ट्रासाउंड सिकुड़ा हुआ था और उसकी आत्मा एक धागे से लटकी हुई थी। वह आदमी जिसने कल सोचा था कि वह सब कुछ नियंत्रित करता है, आज केवल भाग्य से भीख मांग सकता था कि उसे खुद को भुनाने का मौका मिले। ऑपरेशन कक्षों के बाहर का गलियारा सफेद रोशनी, ठंडक और बांझपन की एक अंतहीन सुरंग थी। जवाहर गर्ग, वह आदमी जिसने देश के सबसे क्रूर निदेशक मंडलों को कांपने पर मजबूर कर दिया था, लिनोलियम के फर्श पर बैठा था, दीवार से पीठ टिकाए, अपनी ही आंखों को घूर रहा था। वे वलेरिया के खून से स्ने हुए थे। डबल धातु के दरवाजों पर लटका हुआ घड़ी ने सुबह के 5:47 बजाए थे। वह शुद्ध पीड़ा के 1 घंटे और 15 मिनट से था। जब तक सर्जरी पर लाल बत्ती जली रही, उसे लगा जैसे एक हाइड्रोलिक प्रेस उसकी पसलियों को कुचल रहा है। रोजास 2 मीटर की दूरी पर खड़ा था। कंपनी से जरूरी कॉल को अस्वीकार कर रहा था। किसी चीज की परवाह नहीं थी।
जवाहर की रियल एस्टेट साम्राज्य उस पल जल सकता था और उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं होती। गलियारे की कब्र जैसी चुप्पी भागते हुए कदमों और किसी के हाँफने की आवाज से टूट गई। पीछे के दरवाजे जोर से खुले। एक 50 वर्षीय मजबूत महिला अपना स्ट्रीट क्लोथिंग पहने हुए यूनिफॉर्म के ऊपर पहने हुए पार कर गई। उसका चेहरा पसीने और आंसुओं से ढका हुआ था। वह कारमेन थी, वलेरिया की साथी वेटर, एकमात्र व्यक्ति जिसने उस रेस्तरां के नरक में उसके प्रति थोड़ी सी मानवता दिखाई थी। वलेरिया, वलेरिया, मेंडोजा, कहाँ है? कारमेन चिल्लाई। उसकी आवाज बांझ दीवारों से टकरा रही थी, हताशा में किसी नर्स की तलाश कर रही थी। मुझे रात की शिफ्ट से बुलाया गया। उन्होंने मुझे बताया कि वे उसे कोड रेड में लाए थे। प्रोटोकॉल के लिए रोजाज आगे बढ़ा, लेकिन जवाहर ने फर्श से एक कांपता हुआ हाथ उठाया। उसे चुपचाप उसे पास आने का आदेश दिया। जवाहर महिला को पहचान गया। उसने कल रात उसे एक झलक देखा था। रसोई से डरते हुए देख रहा था कि कैसे अरमंडो उसकी पूर्व पत्नी का अपमान कर रहा था। कारमेन जवाहर को फर्श पर पड़ा देखकर अचानक रुक गई। उसकी नज़र पूर्ण आश्चर्य से गहन, गहरी और आदिम नफरत में बदल गई। उसे जवाहर के महंगे सूट की परवाह नहीं थी, न ही विशाल अंगरक्षक की उपस्थिति की। वह उसके सामने चली गई, अपनी कांपती उंगली से उसकी ओर इशारा किया। तुम। कारमेन ने घृणा से थूका, जिसने जवाहर को नजरें उठाने पर मजबूर कर दिया। तुम कल रात के बदकिस्मत व्यक्ति हो, 2000 के राक्षस। तुम काम खत्म करने आए थे। यह देखने आए थे कि कल रात तुमने उसे जो अपमानित किया, उसने आखिरकार उसे मार डाला। जवाहर ने निगल लिया। उसकी गले में गांठ इतनी बड़ी थी कि वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। वह धीरे धीरे उठा, दीवार पर टिक गया। उसने बचाव नहीं किया। उसने अपनी आवाज ऊंची नहीं की। उसकी खून से सनी आंखें और दर्द से विकृत चेहरा कारमेन को आश्चर्यचकित कर गए, लेकिन महिला पीछे नहीं हटी। मैं उसका पति हूं, जवाहर ने एक कर्कश, टूटी हुई आवाज में कहा। मैं बच्चे का पिता हूं। कारमेन की आंखें चौड़ी हो गईं। रहस्योद्घाटन के प्रभाव ने उसे 1 सेकंड के लिए पंगु बना दिया। फिर उसने एक कड़वी, सूखी और जहर से भरी हंसी छोड़ी। पति? कारमेन जवाहर की आंखों में अपनी आंखें गड़ाते हुए करीब आई। पति कहाँ था जब वह बच्ची रेस्तरां के बाथरूम में रोते रोते उल्टी कर रही थी, क्योंकि उसके पास पैरासिटामोल के लिए भी पैसे नहीं थे। कारमेन ने जवाहर की छाती पर दोनों हाथों से मारा। एक ऐसा कार्य जिसके लिए रोजाज किसी अन्य परिस्थिति में गर्दन तोड़ देता, लेकिन जवाहर ने मार खाना स्वीकार कर लिया। उस सजा को स्वीकार किया जिसे वह योग्य महसूस करता था। वह लड़की 8 महीने पहले कांपती हुई काम मांगने आई थी। उसे डर था कि सूट पहने आदमी उसे ढूंढ लेंगे। वह हर बार छिप जाती थी जब कोई लग्जरी कार सड़क से गुजरती थी। उसने दिसंबर में अपने कोट बेच दिए ताकि वह सस्ती कंबल खरीद सके, और हर समय, हर शापित समय वह अपने पेट को सहलाती थी और अपने बच्चे से फुसफुसाती थी कि सब ठीक हो जाएगा, कि बलिदान लायक था क्योंकि उसके पिताजी सुरक्षित थे। जवाहर ने अपने चेहरे को हाथों से ढंक लिया, बिना नियंत्रण के रो रहा था। उसके कंधे हिंसक रूप से कांप रहे थे। मैंने उसे बस के किराए के लिए पैसे उधार दिए थे। कारमेन ने अपनी आवाज आंसू में तोड़ते हुए जारी रखा। मैंने उससे आराम करने, भारी ट्रेन न ले जाने की विनती की, लेकिन उसने कहा कि वह नहीं कर सकती, कि अगर उसे उस छत के कमरे से निकाल दिया गया तो बच्चा सड़क पर पैदा होगा। और कल जब तुम दिखाई दिए, मैंने देखा कि उसकी आत्मा फर्श पर कैसे गिर गई। तुम उसकी कहानियों के हीरो थे, वह आदमी जिसके लिए वह खुद को भूखा मर रहा था, और तुमने उसे घृणा से देखा। तुमने अरमंडो को उसे कचरे जैसा व्यवहार करने दिया। बस करो। जवाहर घुटनों के बल फिर से गिरते हुए अस्पताल के ठंडे फर्श पर अपने माथे को छूते हुए 1000 टुकड़ों में तबाह हो गया। उसने विनती की, कृपया बस करो। मैं एक बेवकूफ था। मैं गर्व से अंधा एक कायर था। मैं इस शापित पल में अपनी पूरी जिंदगी दे दूंगा ताकि मैं उस ऑपरेशन टेबल पर तुम्हारी जगह पर हो सकूं। कारमेन ने शहर के सबसे शक्तिशाली आदमी की ओर नीचे देखा, जो उसके अपने अहंकार के वजन से राख में बदल गया था। महिला का गुस्सा धीरे धीरे गहरी दया में बदल गया। वह आधी घुटनों के बल झुकी और उसके कंधे पर एक हाथ रखा।
तो भगवान से प्रार्थना करो कि वह तुम्हारे गर्व से ज्यादा मजबूत हो, श्रीमान गर्ग। कारमैन ने सख्ती से फुसफुसाया, क्योंकि कल रात तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसे कचरे की गली में पड़ा हुआ पाया। वह खून खो रही थी। उसने कहा, अब मैं और नहीं कर सकती। उसने कहा, कम से कम अब वह मुझसे इतनी नफरत करता है कि वह मुझे कभी नहीं ढूंढेगा। वह सुरक्षित है। धातु के दोहरे दरवाजों के खुलने की आवाज ने वाक्य को बाधित किया। ऑपरेशन के लिए लाल बत्ती बुझ गई। जवाहर एक स्प्रिंग की तरह फर्श से उठा, आंसुओं से सने अपने चेहरे को पोंछा। उसकी सांस पूरी तरह से रुक गई। रामीरेज ऑपरेशन कक्ष से बाहर निकले। उनकी हरी बाटा गहरे खून से सनी हुई थी। उन्होंने अपना सर्जिकल मास्क हटा दिया, जिससे एक थकावट से भरा हुआ, पसीने से सना हुआ चेहरा दिखाई दिया। उन्होंने गहरी सांस ली और जवाहर की ओर देखा। डॉक्टर। जवाहर मुश्किल से शब्द बोल सका। पूर्ण आतंक उसके खून को जमा रहा था। डॉक्टर ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हमने उसे मेज पर 2 बार खो दिया। हमें डिफिब्रिलेटर का उपयोग करना पड़ा। डॉक्टर ने चरमराते हुए अरबपति के सामने अपने शब्दों को मापते हुए एक विराम लिया। लेकिन आपकी पत्नी में अपने बच्चे का बचाव करने वाले जंगली जानवर की जीवित रहने की वृत्ति है। वह आपातकालीन सिजेरियन सेक्शन से बच गई और हमने आंतरिक रक्तस्राव को रोक दिया। जवाहर ने एक दबी हुई चीख छोड़ी। दीवार पर झुक गया। महसूस कर रहा था कि उसकी आत्मा उसके शरीर में वापस आ गई है। कारमेन राहत में रोते हुए रोजा से गले मिली। और मेरा बच्चा? जवाहर ने 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से धड़कते दिल से पूछा। बच्चा जीवित है। वह एक लड़का है। डॉक्टर ने एक हल्की, दयालु मुस्कान के साथ जवाब दिया। समय से पहले, कम वजन वाला और गंभीर श्वसन कठिनाइयों के साथ। उन्होंने उसे अभी इंटुबैट किया है और नवजात गहन देखभाल इकाई में, इनक्यूबेटर में स्थानांतरित कर दिया है। लड़ाई अभी शुरू हुई है, श्रीमान गर्ग, लेकिन वह सांस ले रहा है। श्रीमान गर्ग, आपकी पत्नी सभी चिकित्सा पूर्वानुमानों के विरुद्ध उसे पर्याप्त समय तक जीवित रखने में कामयाब रही। मैं उससे मिलना चाहता हूं। मुझे उसे अभी देखना होगा। जवाहर ने हताशा से मांग की। नई ऊर्जा से प्रेरित होकर वह पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी रूम में है। वह एनेस्थीसिया से मुश्किल से होश में आ रही है। डॉक्टर ने चेतावनी दी। वह बेहद कमजोर है। इस समय एक मजबूत झटका या तनाव का बढ़ना दिल का दौरा पड़ सकता है। अकेले आओ और भगवान के लिए कोशिश करो कि वह परेशान न हो। जवाहर ने हिंसक रूप से सिर हिलाया। स्टेराइल गलियारे के माध्यम से अंतिम दरवाजे की ओर चला गया। वह अपनी परिवार को वापस पाने जा रहा था। रिकवरी रूम अंधेरे में था। एकमात्र ध्वनि हृदय गति मॉनिटर की स्थिर, चमत्कारी लय थी। आयोडीन, मजबूत कीटाणुनाशक और ताज़ा धुले हुए चादरों की गंध आ रही थी। जवाहर दहलीज पर रुका, महसूस कर रहा था कि हवा गाढ़ी हो रही है। वलेरिया केंद्र बिस्तर पर थी। वह एक टूटी हुई चीनी मिट्टी के गुड़िया की तरह दिख रही थी। उसकी त्वचा पारभासी पीली थी। उसके बाल ठंडे पसीने से उसके माथे से चिपके हुए थे और उसकी बाहें रक्त आधान की वजह से चोटों से भरी हुई थीं। सफेद रजाई पर बेजान पड़ी थीं। उसके पेट का विशाल उभार गायब हो गया था, जिससे एक पट्टी से ढका हुआ समतल हिस्सा बचा था, जो उसके द्वारा अभी अभी झेले गए क्रूर ऑपरेशन का प्रमाण था। जवाहर धीमी गति से आगे बढ़ा। डर था कि उसके जूतों की आवाज उसके पति की जान बनाए रखने वाले नाजुक जीवन के बुलबुले को तोड़ देगी। वह धातु की रेलिंग के पास रुका। उसने उस चेहरे को देखा जिसे उसने अपने वयस्क जीवन के हर दिन से प्यार किया था। वह चेहरा जिससे उसने 9 महीने तक नफरत की थी, एक झूठ के कारण जो उसकी जिंदगी बचाने के लिए गढ़ा गया था। इस महिला ने जो भक्ति दिखाई थी, वह कुछ ऐसा था जिसे वह अपनी सारी शक्ति और धन के साथ 1000 जीवन में भी चुका नहीं सकता था। धीरे धीरे, जैसे कि उसकी पलकों का वजन शीशे के टन जितना था, वलेरिया ने प्रतिक्रिया करना शुरू कर दिया। उसकी पलकें कांप गईं। उसकी भूरी आंखें भ्रमित होकर खुलीं। नशीली दवाओं से धुंधली छत पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश कर रही थी। उसकी नज़र धीरे धीरे नीचे की ओर गई और नौसेना नीले सूट में आदमी बिस्तर के बगल में खड़ा मिला। वलेरिया का पूरा शरीर
अचानक तनावपूर्ण हो गया। आतंक सुनामी की ताकत के साथ उसकी आंखों में लौट आया। वलेरिया ने अपने पेट में दर्द को अनदेखा करते हुए कमजोर हाथ उठाकर जवाहर की छाती को धक्का देने की कोशिश की। नहीं, नहीं, वलेरिया ने फुसफुसाया। उसकी आवाज सैंडपेपर की तरह लग रही थी। जवाहर, जाओ, यहां से चले जाओ। शांत हो जाओ मेरे प्यार, शांत हो जाओ। तुम हिलना मत। जवाहर ने उसे अत्यधिक कोमलता से कंधों से पकड़ लिया, उसे धीरे से तकियों पर वापस ले जाने के लिए मजबूर किया। तुम नहीं समझते, उसने हांफते हुए रोया। शुद्ध आतंक के आंसू उसके पीले गालों से बह निकले। वे तुम्हें देखेंगे। अगर उन्हें पता चला कि मैं तुम्हारे साथ हूं, अगर उन्हें शक हुआ कि तुमने कुछ खोजा है, तो वे तुम्हें जेल में डाल देंगे। उनके पास सबूत हैं जवाहर। वे तुम्हें नष्ट कर देंगे, वे तुम्हें मार डालेंगे। कृपया चले जाओ। ऐसा करो जैसे मैं मौजूद नहीं हूं। बलिदान का स्तर उसे तोड़ गया। अभी भी ऑपरेशन के बाद, मौत के 1 मिनट दूर होने के बाद भी उसकी एकमात्र वृत्ति, उसका एकमात्र विचार उसकी रक्षा करना था। रियल एस्टेट दिग्गज, वह आदमी जिसने देश में किसी की आंखों में नहीं देखा था, भारी ढंग से कमरे के फर्श पर घुटनों के बल गिर गया। आवाज 4 दीवारों में गूंज उठी। जवाहर ने अपने हाथों को अपने पति के छोटे, फटे और चोटिल हाथों के साथ जोड़ा। उसने उन्हें कसकर पकड़ा और अपना सिर धातु की रेलिंग पर टिका दिया। पूरी तरह से हार मान ली। यह खत्म हो गया है वलेरिया, जवाहर ने आंसुओं से स्नेह चेहरे को उठाते हुए कहा। उसकी आवाज दृढ़ लेकिन पूर्ण भक्ति से भरी हुई थी। नरक खत्म हो गया है। मैं सब कुछ जानता हूं। आर्टुरो डेल वैले, फेलिप रोमेरो, मैं कैमैन आइलैंड्स में खाते के बारे में जानता हूं, और मैं उन गुंडों के बारे में जानता हूं जिन्होंने हवेली के दरवाजे पर मुझे रोका था। मैं जानता हूं कि तुमने मेरी आज़ादी के लिए फिरौती चुकाने के लिए अपनी अंगूठियां, अपने कपड़े, अपनी पूरी दुनिया बेच दी। मैं जानता हूं कि तुमने मुझे तुमसे नफरत करने के लिए छोड़ दिया ताकि मेरी जान बचाई जा सके। जवाहर के शब्दों के प्रभाव ने वलेरिया के प्रतिरोध की आखिरी दीवार तोड़ दी। 9 महीने के दर्द और अपमान के दौरान पहने गए बर्फीले मुखौटे पूरी तरह से ढह गए। दर्द, अकेलेपन और राहत से भरा एक आदिम रोना उसके गले से निकला। मुझे बहुत डर था जवाहर, वलेरिया रोई, अपने पति का हाथ अपनी पूरी ताकत से दबाते हुए। हर दिन मुझे लगता था कि वे तुम्हें चोट पहुंचाएंगे। जब तुमने कल रात गली में चिल्लाया, तो मुझे लगा कि मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो चुकी हूं। तुमने मुझे कभी नहीं खोया। जवाहर ने फर्श पर आंसुओं से भरा हुआ, स्टील के आदमी के चेहरे पर एक अविश्वसनीय श्रद्धा के साथ बिस्तर के किनारे पर बैठते हुए कहा, मैंने तुमसे 1 सेकंड के लिए भी प्यार करना नहीं छोड़ा, तब भी जब गर्व ने मुझे अंधा कर दिया था। मुझे तुम पर शक करने के लिए माफ करना। मुझे माफ करना कि मैं यह नहीं देख पाया कि मेरे जीवन का प्यार मेरे लिए खुद को बलिदान कर रहा था। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें इस गरीबी में गिरने दिया। वालरिया ने जवाहर की झुर्रीदार, दागदार शर्ट में अपना चेहरा डुबो दिया। लगभग 1 साल में पहली बार सुरक्षित महसूस किया। वे एक साथ रोए, उस उदास अस्पताल के कमरे में, एक दूसरे से चिपके हुए, अलगाव के जहर को शुद्ध कर रहे थे। कुछ मिनटों के बाद वलेरिया थोड़ी अलग हुई। उसकी आंखें अचानक आतंक से भरी हुई थीं। उसके हाथ सहज रूप से उसके सपाट पेट की ओर गए। बच्चा, उसने हांफते हुए कहा, डरी हुई। जवाहर, मेरा बच्चा, मुझे महसूस नहीं हो रहा है। मुझे बताओ कि मैंने उसे नहीं खोया, वह जीवित है। जवाहर ने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी के पसीने से लथपथ बालों को सहलाते हुए उसे उस सबसे बड़ी पूजा के साथ देखा जो एक आदमी व्यक्त कर सकता था। हमारा बेटा जीवित है मेरे प्यार। वह तुम्हारी मां की तरह एक योद्धा है। वह ठीक हो रहा है, लेकिन वह जीवित है और सुरक्षित है। वालरिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और राहत की सांस छोड़ी जो उसके फेफड़ों से सारी हवा निकाल गई। हमारा बेटा, उसने अपने थके हुए चेहरे पर एक थकी हुई मुस्कान बिखेरते हुए फुसफुसाया। जवाहर ने उसे कुछ सेकंड के लिए चुपचाप देखा। प्यार और अपराध बोध उसके अंदर घूम रहे थे, लेकिन जल्दी ही एक अलग ऊर्जा से बदल गए, एक अंधेरी, ठंडी,
जो आदमी उसकी पत्नी को 8 महीने तक गर्भवती होने पर कचरा साफ करने के लिए मजबूर करते थे, मौत की धमकी के तहत उन्हें खून से चुकाना होगा। यह अब कॉरपोरेट व्यवसाय के बारे में नहीं था, यह एक व्यक्तिगत युद्ध था, और जवाहर गार्सा उन सभी का उपयोग करने जा रहा था जो उसके साम्राज्य के पास उनके चेहरे से मिटाने के लिए थे। अब तुम्हें आराम करना होगा, उसने अपनी पत्नी के माथे को चूमते हुए फुसफुसाया। तुम्हें हमारे बेटे के लिए मजबूत होना होगा। मैं तुमसे वादा करता हूं, मेरी अपनी जिंदगी की कसम, इस शापित दुनिया में कोई भी तुम्हें फिर से हाथ नहीं लगाएगा। डर आज खत्म हो गया है। वालरिया ने अपनी आंखों में अपने पति की हत्यारे की चमक देखकर आंखें खोली। वह जवाहर को जानता था। वह जानता था कि स्टील का आदमी अपना असली ताकत दिखाने वाला था। जवाहर, तुम क्या करने जा रहे हो? जवाहर अपने बर्बाद सूट को सीधा करते हुए खड़ा हुआ, एक अटूट, अंधेरे और घातक शक्ति का प्रक्षेपण करते हुए। आर्टुरो और फेलिप सोचते हैं कि उन्होंने मेरी पत्नी को ब्लैकमेल करके मेरा साम्राज्य चुरा लिया है, जवाहर ने जवाब दिया। उसकी आवाज खाली कमरे में मौत की सजा की तरह गूंज रही थी। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि क्या होता है जब वे नरक के असली मालिक को जगाते हैं। आज से मैं नियमों को निर्धारित करता हूं और मैं उन्हें राख भी नहीं छोड़ूंगा। जानवर का जागना। जवाहर गर्ग पुनर्प्राप्ति कक्ष से बाहर निकला। उसका चेहरा बदल गया था। पिछले मिनटों की भेद्यता और आंसू वाष्पित हो गए थे, जिससे सर्जिकल ठंडक आ गई थी। उसके कदमों की आवाज हथौड़ों की तरह गलियारे में गूंज उठी। रोजास, जो बाहर उसका इंतजार कर रहा था, तुरंत सीधा खड़ा हो गया जब उसने अपने बॉस से निकलने वाली मौत की आभा को देखा। रोजास, जवाहर ने रुके बिना कहा, चाहता हूं कि असॉल्ट टीम के आदमी अपनी स्थिति ले लें। हम अब जानकारी इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, हम निष्पादित कर रहे हैं। श्रीमान आर्टुरो और फेलिप औद्योगिक क्लब में तिमाही बंद होने का जश्न मनाने में निजी बैठक कर रहे हैं। रोजास ने मैग्नेट की तेज गति का पालन करते हुए सूचना दी। वे सोचते हैं कि आप अभी भी अपने कार्यालय या अपने लग्जरी रेस्तरां में डूबे हुए हैं। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि हमें श्रीमती वलेरिया मिल गई है। जवाहर एक बड़ी खिड़की के सामने रुका, जो शहर की ओर खुलती थी। पहाड़ों के पीछे से सूरज निकलना शुरू हो गया था। आसमान को हिंसक लाल रंग से रंग रहा था। वे सोचते हैं कि वे मुझे अपने नकली सबूतों से घेर लेंगे। जवाहर ने एक घातक रजिस्टर में अपनी आवाज कम करते हुए कहा, उन्हें यह नहीं पता कि कल रात मैंने लेतवाल की पूरी इमारत खरीद ली थी। उन्हें यह नहीं पता कि मेरे पास उनके मूल धोखाधड़ी का पूरा फाइल है, जिसे मेरी पत्नी ने छिपाने के लिए भुगतान किया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्हें यह नहीं पता कि उन्होंने अभी अभी एक व्यवसायी को कसाई में बदल दिया है। उसने अपना फोन निकाला और एक उच्च प्राथमिकता वाला नंबर डायल किया। प्रोसिक्यूटर, जवाहर गर्ग बोल रहा हूं। हाँ, वही। मेरे पास जबरन वसूली और हत्या के प्रयास में शामिल धन शोधन से जुड़े सबूतों का एक पैकेज है। मैं 1 घंटे में गिरफ्तारी वारंट तैयार करवाना चाहता हूं। मुझे परवाह नहीं है कि मुझे किसे जगाना है। यदि न्यायाधीश हस्ताक्षर नहीं करता है तो मैं खुद अदालत खरीद लूंगा। जवाहर जाने से पहले यूसीआई नवजात के प्रवेश द्वार पर वापस गया। कांच के माध्यम से उसने छोटे इनक्यूबेटर को देखा, जहां उसका बेटा, एक छोटा सा प्राणी, तारों से जुड़ा हुआ था, हवा के हर सांस के लिए संघर्ष कर रहा था। बच्चे में अपने पिता के मजबूत लक्षण और अपनी मां के अटूट प्रतिरोध थे। टिको, छोटे, जवाहर ने कांच के खिलाफ फुसफुसाया। तुम्हारे पिताजी दुनिया को साफ करने जा रहे हैं ताकि तुम और तुम्हारी मां फिर कभी डरो नहीं। मिनटों बाद 3 काली बख्तरबंद एसयूवी अस्पताल से पूरी गति से निकली। जवाहर पीछे की सीट पर बैठा था, अपने दुश्मनों के अंतिम बैंकिंग लेनदेन के साथ एक टैबलेट की जांच कर रहा था। आर्टुरो और फेलिप ने एक घातक गलती की थी, एक आदमी के प्यार को कम आंकना जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उसने पहले ही सब कुछ वापस पा लिया है। ऑपरेशन तेज और खामोश था। जैसे ही सूरज पूरी तरह से उग गया, गार्ग की एसयूवी और 2 संघीय पुलिस कारें क्लब के निजी पार्किंग स्थल में पूर्व सहयोगियों को रोकने के लिए पहुंची। आर्टुरो, मोटा और अभिमानी, जवाहर को वाहन से उतरते देख अपना व्हिस्की गिलास गिरा दिया। फेलिप भागने की कोशिश की, लेकिन रोजास ने उसे 3 कदम चलने से पहले डामर पर टैकल कर दिया। जवाहर आर्टुरो के पास गया।
जो एक पत्ते की तरह कांप रहा था। जवाहर, यह एक गलतफहमी है। हम बातचीत कर सकते हैं, आर्टुरो हकलाया। जवाहर ने एक शब्द नहीं कहा। उसने उसके पेट पर एक सूखी दस्तक दी, जिससे उसकी सांस निकल गई, और फिर उसके कान में फुसफुसाने के लिए उसके ऊपर झुक गया। वालेरिया मेंडोजा अस्पताल से आपको नमस्कार भेजती है। वह बच गई, और अब तुम चाहोगे कि तुम पैदा ही न हुए होते। तुम विलासिता कोठरी में नहीं जाओगे, आर्टुरो। तुम सामान्य क्षेत्र में जाओगे, जहां कैदियों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि गर्भवती महिला को छूने वालों के साथ क्या होता है। जैसे ही पुलिस ने उन्हें हथकड़ी लगाई, जवाहर ने देखा कि कैसे उनके कागज के साम्राज्य ढह गए। उसने सबूत वापस पा लिए थे। उसने अपने दुश्मनों को नष्ट कर दिया था, और 9 महीनों में पहली बार वह फेफड़ों में राख महसूस किए बिना सांस ले सकता था। मोचन की कीमत। 3 महीने बाद सैन पेड्रो में गर्ग हवेली पहले की तरह ठंडी और शांत समाधि नहीं थी। बगीचा ताजे फूलों से भरा हुआ था, और हवा एक नई ऊर्जा से कांप रही थी। छत पर एक बड़े ओक के पेड़ की छाया में वलेरिया विकर रॉकिंग कुर्सी में बैठी थी। उसने एक सफेद रेशमी पोशाक पहनी हुई थी, जो उसकी ठीक हो चुकी सुंदरता को उजागर करती थी। हालांकि उसके हाथों में अभी भी छोटे निशान थे, ऐसे निशान जिन्हें वह लेजर सर्जरी से मिटाने से मना करती थी, क्योंकि वे कहती थीं कि वह एक उत्तरजीवी है। उसकी बाहों में जेवियर जूनियर सो रहा था, वह बच्चा जो 6 सप्ताह इनक्यूबेटर में बिताने के बाद अब मजबूत और स्वस्थ था। उसके गाल गुलाबी थे, जो उसके माता पिता के ब्रह्मांड का केंद्र थे। जवाहर ने अपना सूट जैकेट उतारते हुए छत पर प्रवेश किया, पीछे से आया और अपनी पत्नी के सिर के ऊपर चूमा। फिर उसने बच्चे के छोटे हाथ को अपनी तर्जनी से सहलाया। मेरे खजाने कैसे हैं? जवाहर ने पूछा। उसकी आवाज एक ऐसी कोमलता से भरी हुई थी जिस पर व्यापार जगत का कोई भी व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा। हम ठीक हैं, जवाहर, वलेरिया ने एक चमकदार मुस्कान के साथ जवाब दिया। कार्मेन ने थोड़ी देर पहले फोन किया था। वह कहती है कि नए रेस्तरां का नवीनीकरण बहुत अच्छा चल रहा है। कर्मचारी यह विश्वास नहीं कर सकते कि अब वे व्यवसाय में भागीदार हैं। जवाहर तूफान के बाद उसके बगल में बैठ गया। उसकी पहली कार्रवाई लेतवाल को बंद करना था। अरमंडो को एक ऐसे मुकदमे के साथ निकाल दिया गया जिससे वह सड़क पर आ गया, और अपनी पत्नी की मदद करने वाले पुराने सहयोगियों और कर्मचारियों को प्रबंधन और व्यवसाय का हिस्सा सौंपते हुए अपनी पत्नी के सम्मान में एल मिलाग्रो डी वलेरिया नाम से फिर से खोला। यह कम से कम मैं कर सकता था, जवाहर ने वलेरिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, लेकिन यह कुछ भी उस चीज की भरपाई नहीं करता जो तुमने झेला है। कभी कभी मैं रात में जागता हूं और मुझे अभी भी तुम उस नारंगी गली में दिखाई देती हो। वालेरिया ने जवाहर के गाल पर हाथ रखा, उसके शब्दों को रोकते हुए। वह नारंगी वर्दी अतीत में रह गई। जवाहर, यह वह कीमत थी जो मैंने चुकाई ताकि आज हम यहाँ हों। इसे अपमान के रूप में मत देखो, इसे हमारे कवच के रूप में देखो। इसने मुझे सिखाया कि मैं जितना सोचती थी उससे कहीं ज्यादा मजबूत हूँ, और इसने मुझे सिखाया कि तुम हर पसीने की बूंद के लायक थे। वालेरिया ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और बच्चे को एक सुरक्षात्मक घेरे में अपने पति के सीने में छिपा दिया। स्टील के आदमी ने सीखा था कि असली शक्ति बैंक खातों या 40 मंजिला इमारतों में नहीं थी, बल्कि उस चीज के लिए बलिदान करने की क्षमता में थी जिससे वह प्यार करता था। मैं वादा करता हूं, जवाहर ने फुसफुसाया, शहर के क्षितिज को देखते हुए जिसे वह एक बार जीतना चाहता था और जो अब शांति से रहता था, कि मेरे जीवन का बाकी हिस्सा तुम्हारी और हमारे बेटे की सेवा में रहेगा। तुम फिर कभी अकेली नहीं होगी, फिर कभी कोई रहस्य नहीं होगा। वालेरिया ने अपने पति के कंधे पर सिर टिका दिया। दोपहर का सूरज दृश्य को सुनहरी रोशनी से नहला रहा था। कहानी जो एक नकली तलाक, एक आविष्कारित विश्वासघात और एक अपमानजनक सफाई की वर्दी के साथ शुरू हुई थी, वहां प्यार की महत्वाकांक्षा पर जीत के साथ समाप्त हुई। जवाहर गर्ग, वह करोड़पति जिसके पास सब कुछ था, आखिरकार समझ गया कि वह वास्तव में तभी अमीर हुआ जब उसे अपनी पत्नी अंधेरे में मेजें साफ करते हुए मिली, क्योंकि उस दिन उसका दिल फिर से धड़कना शुरू हो गया था। न्याय हो गया था। दुश्मन सलाखों के पीछे थे और परिवार एक साथ था। नारंगी वर्दी का भूत आखिरकार शांति से आराम कर सकता था। हाँ,